अपनी माँ को खो चुकी छोटी बच्ची ने बस बेसुध होकर अपना सिर हिलाया। शिक्षक जी, मैं मुक्केबाजी का अच्छा अभ्यास करूंगा। लू चेंझोउ ने छोटी बच्ची के सिर पर थपथपाते हुए पूछा। अधिकारी महोदय, लिन बिन और उसकी बेटी का आगे क्या होगा? चेन झेन ने कहा। पहले उन्हें कुछ समय के लिए आभासी मामलों के ब्यूरो में रहने दें। हमें विला को सील करना होगा और अंदर गहन जांच करनी होगी ताकि हमें कोई सुराग मिल सके। अच्छी बात है। आज के दौर में सरकार द्वारा नियंत्रित स्थान सबसे सुरक्षित है। इसलिए कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट या तो मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में शामिल हो जाते हैं या सरकारी एजेंसियों में, ताकि उनके परिवार भी आधिकारिक सुरक्षा का आनंद ले सकें। इस घटना के बाद लू चेंझोउ भी कुछ हद तक असहज महसूस करने लगी। उसने सोचा कि उसे अपने माता पिता को अब उस पुराने जर्जर मोहल्ले में नहीं रहने देना चाहिए। भले ही ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी नया आवास का निर्माण कर दे, फिर भी दूरी काफी होगी और अगर कुछ हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। जाने से पहले लू चेंझोउ ने अधिकारी चेन का निजी फोन नंबर मांगा। अधिकारी चेन भी एक प्रतिभाशाली और असाधारण प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति से मिलकर प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। स्टोन लेक पुलिस स्टेशन उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। लू चेंझोउ सिर्फ सावधानी बरत रहा था। हाउ ताई विला से प्रस्थान। लू चेंझोउ किसी अन्य छात्र के घर नहीं गए। उन्होंने एक दिन की छुट्टी ली और उस छात्र को सुरक्षित रहने और यांग फ्लेम लैंप की नियमित रूप से देखभाल और मरम्मत करने की याद दिलाई। उसे संदेह था कि जब पिछली बार यांग फ्लेम लैंप टूटा था तो शून्य की शक्तियां शायद पहले से ही लिन बिन के घर में छिपी हुई थीं और अनजाने में श्रीमती लिन को परजीवी बना लिया था। अधिकारी के सुझावों से तो ऐसा लगता है कि यह घटना मानव निर्मित आपदा हो सकती है। लू चेंझोउ ने सुना था कि कुछ पंथ सदस्यों पर शून्य शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता होने का संदेह था, जो वाकई भयावह था। फोन पर बात कर रहे छात्र ने लू चेंझोउ के लहजे से समझ लिया कि वह किसी आभासी आपदा का सामना कर रहा है। उन्होंने उसकी बात समझ ली और लू चेंझोउ को सुरक्षित रहने के लिए कहा और बताया कि वे इस दौरान घर पर अभ्यास करेंगे। लू चेंझोउ ने संदेह और घबराहट महसूस करते हुए 3 बार पीछे मुड़कर देखा, जब तक कि वह स्टोन लेक गार्डन नहीं पहुंच गया और उसने बैठक कक्ष की दीवार पर ब्लैक टाइगर किंग डिवोरिंग एविल घोस्ट्स नामक चित्र को लटका हुआ देखा, जिससे अंततः उसने राहत की सांस ली। कदमों की आहट सुनकर रसोई में खाना बना रही ली जियांगहुआ ने पूछा, चेंझोउ, क्या तुम वापस आ गए हो? जी हाँ माँ। घर पर यांग फ्लेम लैंप बंद तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, मैं कुछ दिनों में किसी को भेजकर इसकी जांच और मरम्मत करवा दूंगा। क्या हुआ? मुझे एक छात्र के घर पर एक शून्य वस्तु का सामना करना पड़ा। ये सुनकर ली शियांगहुआ डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह रसोई से बाहर निकली। लू चेंझोउ को सुरक्षित देखकर उसने घबराकर पूछा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो शून्य वस्तु ठीक नहीं है। वो मर चुकी है। लू चेंझोउ को अब कुछ हद तक आत्मविश्वास आ गया था। आखिरकार उसने अकेले ही एक शून्य वस्तु को मार डाला था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। क्या तुमने किसी शून्य वस्तु को मार डाला? ली जियांगहुआ अविश्वसनीय लग रहा था। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम इन निरर्थक चीजों से छुटकारा क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि शून्य लोक अभी भी मौजूद है। इसीलिए मैंने तुम्हें यांग ज्वाला का दीपक हमेशा जलाए रखने को कहा था। संभव है कि दीपक टूटने पर शून्य की शक्ति मेरे शिष्य के घर में घुस गई हो। घर का लैंप कभी बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से हर महीने एक $2000 बिजली का बिल आता है। ये सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि हमारा देश विभिन्न नए ऊर्जा स्रोतों के साथ इतनी अच्छी प्रगति कर रहा है कि हमारे पास पर्याप्त बिजली बची हुई है। लू चेंझोउ भी भौहें चढ़ा रहा था। अंधकार और पंथ दोनों ही मनुष्यों से संबंधित थे। कम से कम आप बेल का अनुसरण कर सकते थे और पहल कर सकते थे। आभासी आपदाएं वास्तव में अपरिहार्य थीं। तुम आज क्लास में नहीं जा रहे हो, है ना? मैं नहीं जा रहा। पिताजी कहाँ हैं? उसे कुछ दिन पहले काम मिल गया। ये हमारे घर के पास ही है, एक इलेक्ट्रिक वाहन मरम्मत की दुकान में, जहां तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है। वह किसी को बिना बताए चुपके से चला गया। वह नहीं चाहता था कि मैं हंगामा करूं। कृत्रिम अंग बनाने वाली फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के बीच भी तिरस्कार का एक पदानुक्रम मौजूद है। लू गुओपिंग एक कृत्रिम अंग बनाने वाली फैक्ट्री में तकनीशियन हुआ करता था, जो पारंपरिक उद्योगों की तुलना में एक उच्च स्तरीय नौकरी थी। वह ऐसा व्यक्ति था जो अपने स्वाभिमान के लिए कष्ट सहने को भी तैयार था। कोई बात नहीं, जब तक वह आसपास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना कमाता है। ये सुनकर कि लू गुओपिंग किसी मुसीबत में नहीं पड़ रहा है, लू चेंझोउ को राहत महसूस हुई। दोपहर में लू गुओपिंग दोपहर का भोजन करने घर आया।
मैंने सुना है कि एक और घटना हुई है। हाँ, बिल्कुल वहीं जहां आपका बेटा सबक लेने जाता है। पब फ्यूचर एड्स। क्या? ये सुनने के बाद लू गुओपिंग के बुरे चेहरे पर चिंता और गर्व दोनों के भाव दिखाई दिए। मेरे बेटे, तुमने वाकई में कुछ कर दिखाया है, वॉर्ड थिंग्स को मारने में सक्षम होकर। लू चेंजो ने गंभीरता से बात की। छुट्टी के दिनों में मेरे साथ बॉक्सिंग का अभ्यास करना चाहिए। नियमित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण और स्वस्थ दिनचर्या के साथ आज की तकनीक और चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए आम लोगों के लिए 80 वर्ष की आयु तक जीना आसान था। यदि आप कुछ एक्यूपॉइंट्स को सक्रिय कर पाते तो आम बीमारियां आपको छू भी नहीं पाती और 100 वर्ष तक जीना शायद मुश्किल न होता। कम से कम अगर आपका सामना किसी शून्य शक्ति से हो जाए तो आप तुरंत भाग सकते थे। ठीक है, हम इस सप्ताह से शुरू करेंगे। इस घटना से प्रेरित होकर दोनों ने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। वे शुरुआती स्तर के मार्शल आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश नहीं रखते थे, उनके लिए सिर्फ फिट और स्वस्थ रहना ही काफी था। दोपहर के भोजन के बाद लू चेंजोऊ ने उन्हें मुक्केबाजी की बुनियादी बातें सिखाना शुरू किया। उन दोनों को मुक्केबाजी का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी मां को अच्छी समझ थी। लू गुओपिंग औसत दर्जे का था, उसके अंगों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं था। ली जियांगहुआ हंसे। हा, लगता है कभी कभी मैं जो फिटनेस करता हूं वो काम आता है। अपने पापा की बेढंगी हरकतें देखो, रोजाना सिगरेट पीने का यही नतीजा है। तुम नहीं समझते, मैं उस तरह का इंसान हूं जो जीवन में बाद में महानता हासिल करता है। चेंजो मुझ पर ही आधारित है। एक तरफ गंभीर चेहरे के साथ खड़े लू चेंजो ने आखिरकार मन बना लिया और जी शुवांतोव को बुलाया। वह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता अब वहां रहें और वह देखना चाहता था कि क्या उसके गुरु के पास कोई समाधान है। गुरुजी, आज मेरा सामना एक शून्य वस्तु से हुआ। फोन पर जी शुवांतोव का चेहरा गंभीर हो गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या अब आप सुरक्षित हैं? क्या आपने पुलिस को इसकी सूचना दी? लू चेंजो ने घटना का विवरण अपने गुरु के साथ साझा किया और फिर कुछ असहाय भाव से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने माता पिता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करूं। आभासी आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। मैंने विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने के बाद उन्हें पारिवारिक आवास में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बीच कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। मुझे क्या करना चाहिए, गुरुजी? जी शुवांतोव को पहले तो ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लू चेंजोऊ ने वास्तव में अकेले ही एक शून्य प्राणी को मार डाला था। फिर लू चेंजोऊ के मास्टर कहते समय दुर्लभ रूप से व्यक्त की गई असहायता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। भविष्य में सावधान रहना, मौका मिले तो पहले भाग जाना, अगर नहीं तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना। ठीक है, अपने माता पिता को मेरे घर ले आना। जब तुम विश्वविद्यालय में दाखिला ले लो और कैंपस में रहने की योग्यता हासिल कर लो, तब तुम अपने माता पिता को पारिवारिक आवास में ले आना। लू चेंजोऊ ने राहत भरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की और आभार व्यक्त किया। गुरुजी, धन्यवाद। ज्यादा दुखी मत होइए और निश्चित रूप से शून्य चीजों से डरकर मार्शल आर्ट्स में अपना विश्वास मत खोइए। मेन इसे सहन कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। जब तक आप पर्याप्त मजबूत न हो जाएं, तब तक अपना मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण जारी रखिए और वे छिपे हुए राक्षस आपसे दूर रहने लगेंगे। शिक्षक जी, मैं ठीक हूँ। मैं रुयु को आपके माता पिता को लेने के लिए भेज रही हूँ और मैंने उससे कहा है कि वह अपनी माँ को भी साथ ले आए। आप सब मेरे घर आकर ठहर सकते हैं, मेरे पास काफी जगह है। जी शुवांतोव नहीं चाहते थे कि पारिवारिक समस्याओं के कारण दोनों उत्तराधिकारियों के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में कोई बाधा आए। उनका घर पिंगजियांग मैंशन में एक विशाल विला था जो पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के मुख्यालय के ठीक बगल में स्थित था। शिक्षक जी, इससे आपको परेशानी हो रही है। मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, बस थोड़ी रौनक की कमी है। आज के समाज में सच्चे उत्तराधिकारी गुरु की भूमिका प्राचीन काल जैसी नहीं है। विश्वविद्यालयों और सरकार द्वारा बहुत कुछ पढ़ाया जाता है और हमें लापरवाही से पढ़ाना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बार जब आप मेरे संप्रदाय का हिस्सा बन जाते हैं तो आप परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। कम से कम दैनिक जीवन में मैं आप लोगों का पूरा ख्याल रखूंगा ताकि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सरकार ने मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली कलाकारों और प्रतिभावान प्रतिभाओं की रक्षा का कार्य मार्शल आर्ट के स्नातकों के बीच वितरित करने के लिए मुख्य रूप से ट्रू इनहेरिटर प्रणाली की स्थापना की। मार्शल आर्ट सिखाना गौण है क्योंकि मार्शल आर्ट स्कूलों का वर्तमान युग मुख्य रूप से समूह कक्षाओं पर केंद्रित है। लू चेंजोऊ को यह बहुत जटिल लगा। जी शुवांतोव वास्तव में उनके लिए एक पहाड़ के समान महत्वपूर्ण था। उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। लू गुओपिंग कुछ हद तक स्तब्ध रह गया।
क्या शिक्षक जी के घर में रहने चले जाओगे? ये तो बहुत अचानक हो गया। लू चेंझो ने अपनी चिंताएं उनके साथ साझा की। ली जियानगुआ ने कहा, क्या यह उनके लिए परेशानी का कारण नहीं होगा? लू चेंझो, हम थोड़ी देर यहीं रुकेंगे और बाद में मैं आप लोगों को विश्वविद्यालय ले जाऊंगा। जीवन और मृत्यु के मामलों में लू गुओपिंग ने दिखावे की चिंताओं को दरकिनार कर दिया। तो फिर हमें शिक्षक जी को परेशान करना चाहिए? क्या हमें उन्हें कुछ किराया देना चाहिए? मैंने शिक्षक से बात की, उन्हें यह नहीं चाहिए। पिंगजियांग हवेली को सू शहर का सबसे आलीशान इलाका माना जाता है, जहां कीमतें बहुत अधिक हैं और यहां धनी और कुलीन लोग रहते थे, जिनमें अधिकतर मार्शल आर्टिस्ट थे। यहां तक कि किन झेंग का धनी परिवार भी वहां घर खरीदने के योग्य नहीं था, इसलिए मालिक को किराए की कोई परवाह नहीं थी। आप लोग पहले अपना सामान पैक कर लें, जरूरी चीजें ले लें और जल्द ही रू यू आपको लेने के लिए गाड़ी चलाकर आएगी। आप लोग पहले वहीं रुकें और बाकी चीजें बाद में ले जाएं। ठीक है। उसके माता पिता अपने दस्तावेजों की तलाश करने लगे। उन्होंने कभी इस दिन के आने की उम्मीद नहीं की थी और वे ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाम के समय मोहल्ले के प्रवेश द्वार पर एक कार रुक गई। लू चेंझो अपने माता पिता के साथ इंतजार कर रहा था। रू यू के कार से बाहर निकलते ही उसने ली जियानगहुआ का हाथ पकड़ लिया। आंटी, चलिए चलते हैं। लू चेंझो ने अपने माता पिता को कार में बिठाया और रू यू ने ड्राइवर की तरफ की खिड़की नीचे कर दी। उसने सांत्वना दी, आज तुमने अच्छा किया भाई, आगे सावधान रहना। चाचा और चाची, मालिक और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मालिक के घर को अपना घर समझना। लू चेंझो ने हाथ हिलाकर विदाई दी। बहन, अलविदा, सुरक्षित रहना और मेरी ओर से मेरे स्वामी को धन्यवाद देना। अलविदा कहने के बाद रू यू ने कार स्टार्ट कर दी। उसने लू चेंझो की तरफ देखा और हजार शब्द एक शब्द में सिमट गए। मजबूत बनने का प्रयास करो। आपको भी, बहन। लू चेंझो ने कार को जाते हुए देखा। उसने अपने गुरु से सुना कि उसकी बहन के पिता की भी आभासी आपदा के कारण मृत्यु हो गई। यही उसका आघात था। मानव जगत में कुछ भी आभासी नहीं होना चाहिए। 8 अगस्त, सुबह तड़के। लू चेंझो ने रात भर अच्छी नींद ली, उसे कोई सपना नहीं आया। कल रात कक्षा शिक्षिका ने उसे ढूंढ लिया था। पुलिस रिपोर्ट में लू चेंझो के एक शून्य प्राणी से मुठभेड़ की जानकारी पढ़कर यूजेन थोड़ा चौंक गया और लू चेंझो द्वारा शून्य प्राणी को मार गिराए जाने की बात सुनकर उसने लू चेंझो की व्यावहारिक क्षमता की प्रशंसा की। अंत में यूजेन ने लू चेंझो को साहस दिखाने और इस मुठभेड़ से भयभीत न होने का आग्रह किया। किसी शून्य प्राणी से पहली मुठभेड़ सबसे भयावह होती है। ऐसे अनुभवों से चीजें बेहतर होती जाती हैं, क्योंकि शून्य चीजों के रहस्यमय अज्ञात का अनावरण हो गया है। उठने के बाद लू चेंझो ने कल की लड़ाई के बारे में सोचा। यह एक सपने जैसा लग रहा था। गुरु, माता पिता, बहन, उसके परिवार को चिंता थी कि शून्य वस्तु वाली घटना से उसे सदमा लग सकता है। वास्तव में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एक भयंकर बाघ होने के नाते भला एक दुष्ट आत्मा उसे कैसे डरा सकती है? वो तो स्वयं भय का अवतार है। जिनसे भयभीत होना चाहिए वे तो शून्य प्राणी हैं। टाइगर गार्डन की ओर रवाना। लू चेंझो को अपने विचारों में स्पष्टता का एहसास हुआ और वह फिर से भाई टाइगर से मिलने गया। पिंजरे के अंदर मौजूद काला बाघ अचानक खड़ा हो गया। जीवित प्राणियों के ऊर्जा क्षेत्र के प्रति उसकी संवेदनशीलता बहुत तीव्र थी। निडरता से पास आ रहे बंदर की हर हरकत से एक अदृश्य दुष्ट ऊर्जा निकल रही थी। आओ वो, भाई बाघ की थोड़ी बेचैन सी दहाड़। तुम अब भी वैसे ही हो जैसे तुम हो। लू चेंझो के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने अपने मुक्कों का अभ्यास शुरू कर दिया। कल शून्य वस्तु के वध की घटना अनायास ही उसके दिमाग में कौंध गई, जिससे उसके मुक्के और भी उग्र हो गए। हर वार निर्मम और निर्दयी था। उसे एक जानी पहचानी अनुभूति हुई और उसने मार्शल आर्ट के वृक्ष की ओर देखा, जिसकी टाइगर सुप्रीम फिस्ट की पत्तियां झिलमिला रही थीं। प्रेरणा मिली, आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त हुआ। जी हाँ, मैं पूरी तरह से अपने काम में मग्न हूँ। गर्जन। लू चेंझो दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। मुंह इतने जोरदार होने चाहिए जैसे लोहे पर हथौड़ा मारना। उसने अपने सामने एक पेड़ पर मुक्का मारा, जिससे पेड़ का तना बुरी तरह कांप उठा। पंजे इतने भयंकर होने चाहिए जैसे कोई बाघ अपने शिकार को पकड़ रहा हो। लू चेंझो के लगातार हमले के कारण पेड़ से पत्ते लगातार गिरते रहे और पेड़ की खुरदरी छाल पर भयंकर पंजों के निशान और दरारें दिखाई देने लगी, मानो कोई विशालकाय 300 किलोग्राम का बाघ पेड़ पर हमला कर रहा हो। टाइगर सुप्रीम फिस्ट महारत 2%, महारत 3%। टाइगर सुप्रीम फिस्ट महारत 4%, महारत 5%।
दक्षता में वृद्धि के संकेत लगातार दिखाई देते रहे। शून्य चीजें, भाई टाइगर के लिए मर जाओ। लू चेंझोऊ एकाग्रता में डूब गया, पेड़ को शून्य मानकर बार बार टाइगर सुप्रीम फिस्ट का अभ्यास करने लगा। 2 घंटे बाद उसका शरीर दुखने लगा, जो अत्यधिक परिश्रम के लक्षण दर्शा रहा था। उफ! लू चेंझोऊ ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए कुछ क्षण लिए, फिर मार्शल आर्ट के वृक्ष की ओर देखा। पत्तियां धुंधली पड़ गई थीं और प्रेरणा की अवस्था समाप्त हो गई थी। टाइगर सुप्रीम फिस्ट महारत 18%। शानदार, एक ही सांस में 17% की बढ़ोतरी। मुक्केबाजी के एक जोरदार सत्र के बाद लू चेंझोऊ पहाड़ से नीचे उतर गया। टाइगर गार्डन में ब्रदर टाइगर ने घोड़े की आकृति को दूर जाते हुए देखा। अच्छा, अब मुझे ब्रदर टाइगर कहो और तुम खुद को टाइगर लॉर्ड कहते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान उलट पुलट हो गया हो। 10 अगस्त सुबह। मार्शल आर्ट इतिहास की कक्षा शुरू होने से पहले छात्र इकट्ठा हुए और अपने फोन देखते हुए उत्साहपूर्वक बातें करने लगे। सू शहर पुलिस के आधिकारिक वीबो पर एक नई घोषणा प्रकाशित हुई थी। हाल ही में स्टोन लेक क्षेत्र में एक शून्य प्रेत ने उपद्रव मचाया, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उत्साही नागरिकों ने शून्य प्रेत को काबू में कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है। हम सू शहर के सभी नागरिकों से सावधानी बरतने और सामुदायिक संपत्तियों में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यांग फ्लेम लैंप की सुरक्षा जांच कराने का आग्रह करते हैं। शून्य प्रेत को काबू में करना राष्ट्र और जनता के हित में है। पुलिस विशेष रूप से इस कार्य के लिए उत्साही नागरिक को 300,000 येन का पुरस्कार दे रही है। पुलिस की सलाह, शून्य चीजें खतरनाक हैं, बहादुरी से काम ले लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर रहें। वह उत्साही नागरिक वाकई बहुत प्रभावशाली है। हाँ, किसी शून्य प्राणी को वश में कर पाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। छात्रों ने कल की घटनाओं पर चर्चा की। चर्चाओं को सुनकर और उत्साही नागरिक के प्रति प्रशंसा व्यक्त करते हुए लू चेंझोऊ ने पूछा, क्या हमारी कक्षा में किसी ने कभी वॉर्ड थिंग को मारा है? लियू हुआन ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन एक बार मेरा सामना एक शून्य वस्तु से हुआ था, मैं भाग गया था। हा। किसी ने मजाक में कहा। आपकी ताकत के साथ कप्तान, साधारण शून्य चीजों से निपटना तो बहुत आसान होना चाहिए। लियू हुआन ने गंभीरता से कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते। शून्य प्राणियों में विचित्र क्षमताएं होती हैं। मार्शल आर्टिस्ट जैसी असीम शक्ति के बिना उनसे सीधे मुकाबला न करना ही बेहतर है, बस भाग जाना ही ठीक है। हुओ त्यान्यूहा से। इसीलिए वह उत्साही नागरिक प्रभावशाली है। मुझे याद है कि अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट किसी शून्य वस्तु को मारता है तो पुलिस आमतौर पर उपाधि की घोषणा करती है। इस उत्साही नागरिक ने शायद अपने मार्शल आर्ट कौशल से शून्य वस्तु को वश में कर लिया होगा। हमारे हाई स्कूल में केवल भाई चेन ने ही ऐसा किया है। युआन तियानगांग ने कहा, भाई चेन वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने स्वयं एक श्वेत मनराती आत्मा को मार डाला। लू चेंझोऊ का दिल हिल उठा। क्या भाई चेन का भी किसी शून्य वस्तु से सामना हुआ है? प्रोफेसर तियान वेन के आने पर सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर लौट गए। इसके बाद लू चेंझोऊ ने मैसेज चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। एक्स बैंक में आपके खाते, जिसका नंबर 9527 पर समाप्त होता है, में 300,000 येन इनाम प्राप्त हुए हैं। न्यायिक पुरस्कार कर मुक्त होते हैं, सारा पैसा उन्हें ही मिलता है। लू चेंझोऊ ने अपने बैंक बैलेंस पर नजर डाली। 510,000 येन। इतने सारे पैसों के साथ मैं लंबे समय तक बिना क्लास में जाए रह सकता हूँ। हार्ट किगोन के लिए आवश्यक बाहरी दवाइयों के लिए छात्रवृत्ति की राशि पर्याप्त है। उन्होंने तुरंत ही पौष्टिक अंग औषधि के 4 डिब्बे खरीद लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। ये चीजें काफी कारगर हैं। हर हफ्ते एक डिब्बा और टाइगर सुप्रीम फिस्ट की साधना की गति भी बढ़ सकती है। जहां तक बोन स्ट्रेंथनिंग पोशन की बात है, ये क्यूई बूस्टिंग पोशन जितना किफायती नहीं है। ब्राइट गॉड पोशन बहुत महंगा है। लू चेंझोऊ शुरुआती दौर में इसका मुफ्त में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। पिंगजियांग डिवीजन। लुफांग ने पुलिस के आंतरिक सिस्टम की खबरें देखीं, फिर उसे स्टोन लेक पुलिस स्टेशन का एक मामला दिखा, जिसमें एक हाई स्कूल के छात्र ने एक शून्य प्राणी को खत्म करने में मदद की थी। लू चेंझोऊ की समाचार तस्वीर देखकर उन्होंने सिगार का एक कश लिया और कहा, तो ये है ये नौजवान जिसे कुछ समय पहले ही वॉर्ड ब्लेड मिला है और ये पहले ही काफी काम आ चुका है। बुरा नहीं है, एक वॉर्ड थिंक को पकड़ने की हिम्मत, खतरे के सामने शांत। ये लड़का बिल्कुल मेरे जैसा है। देखते ही देखते 1 सितंबर आ गया। इन दिनों लू चेंझोऊ स्कूल से बाहर एक कदम भी नहीं रखती थी।
स्कूल उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाना था, यहाँ रहकर कुछ भी बुरा नहीं हो सकता था। एक बार जब वह बाहर निकलता, और अगर वह लंबे समय के लिए बाहर जाता, तो हमेशा कोई न कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो जाती थी। लिन बिन और उनकी बेटी इलाज के लिए अस्थायी रूप से शून्य उपचार ब्यूरो में रुके। शून्यों के संपर्क में आने वालों को न केवल शारीरिक चोटें लगती हैं, बल्कि उससे भी अधिक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात होता है, जिसके लिए चिकित्सा हेतु पेशेवरों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण कक्ष। चलो, जोर लगाओ और जोर लगाओ, मुझे चोट पहुंचाने की चिंता मत करो। होंग फू एक हिलते हुए लकड़ी के खंभे पर खड़ा था, एक हाथ पीठ के पीछे और दूसरा हाथ हवा की तरह लहरा रहा था, जिससे लू चेंजुओ के सभी भयंकर हमलों को वह बिना एक इंच हिले आसानी से बेअसर कर रहा था। लू चेंजुओ के छाल फाड़ने में सक्षम पंजे भी होंग फू की त्वचा को भेद नहीं सके। मार्शल आर्टिस्ट सचमुच असाधारण प्राणी होते हैं जो बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्हें कठिन चीगोन का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती, साधारण हथियारों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लू चेंजुओ ऐसी शक्तिशाली काया पाने के लिए तरस रहा था। ऐसी काया से तो वह एक ही थप्पड़ में सभी राक्षसों और भूतों को कुचल सकता था। दोपहर होते ही विशेष प्रशिक्षण समाप्त हो गया। होंग फू मुस्कुराया। पब फ्यूचर एड्स। बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि इस दौरान आपकी समझ में वृद्धि हुई है। ये सब आपकी उत्कृष्ट शिक्षण शैली की बदौलत है। वह पक्का है। आप अपना काम जारी रखिए शिक्षक जी, मैं थोड़ी देर अकेले अभ्यास कर लूंगा। जरूर, बस इसे ज्यादा मत करो, बहुत ज्यादा करना उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि बहुत कम करना। मैं सावधान रहूंगा। लू चेंजुओ प्रशिक्षण कक्ष में अकेले ही रहे और अंतिम पोषक अंक संख्या 1 औषधि का प्रभाव समाप्त होने तक बार बार पहाड़ पार करना अभ्यास करते रहे। पहाड़ पार करने से संबंधित मार्शल आर्ट वृक्ष के पत्ते हरे और गहरे रंग के होते गए। पर्वत पार करने का भाग, छोटी सफलता 100%, बड़ी सफलता 1%। महज 5 महीने में मैंने माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी को जबरदस्त सफलता दिलाई है। एक्यू पॉइंट की शक्ति शरीर के निचले हिस्से और समग्र शारीरिक बनावट में परिवर्तन ला रही थी। लू चेंजुओ के पैर बाघ के पंजों की तरह लकड़ी के खंभे पर मजबूती से जकड़े हुए थे। हर हरकत शक्तिशाली और कठोरता एवं कोमलता का अनूठा संगम थी। खंभा चाहे जितना भी हिले, वह एक अडिग व्यक्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। प्रहार करते और हिलते हुए वह झटपट हिलते हुए लकड़ी के खंभों के बीच सहजता से आगे बढ़ता रहा। वह इतनी तेजी से प्रगति करने में 3 कारणों से सक्षम था। सबसे पहले, ब्लैक टाइगर फिस्ट की पूर्णता है। मुक्केबाजी की तकनीकें और गति की तकनीकें एक दूसरे की पूरक हैं और एक दूसरे की सफलता में सहायक होती हैं। दूसरा कारण यह है कि वह एक बेहतरीन प्रतिभा है और होंग फू हमेशा उसे व्यक्तिगत रूप से कोचिंग देता रहता है। एक बेहतरीन मार्गदर्शक के साथ प्रगति दोगुनी हो जाती है। बेशक इसमें उनके अपने प्रयासों और मार्शल आर्ट्स ट्री की भी भूमिका है। वह ची मापन कक्ष में गया। ची रक्तमान 2.85। बधाई हो, आपने 5वें रैंक के मानकों को प्राप्त कर लिया है। 6ठे स्थान पर पहुंचने के लिए केवल 0.13 अंक और चाहिए। अब उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हो रहा था। सू शहर के 100 स्कूलों की आदान प्रदान प्रतियोगिता में 6ठा स्थान हासिल करने से चैंपियनशिप जीतने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने अपनी वर्तमान मार्शल आर्ट्स सूची की समीक्षा की। स्वेलो रिटर्न फिस्ट, छोटी सफलता 60%। टाइगर सुप्रीम फिस्ट, महारत 43%। समुद्री विस्तार, छोटी सफलता 91%। अर्हत कौशल प्रवीणता 61%। ड्रैगन और टाइगर हेवनली पाइल, 9वां एक्यू पॉइंट खोला गया। सू शहर विनिमय प्रतियोगिता से पहले, यदि मैं टाइगर सुप्रीम फिस्ट में छोटी सफलता, सी स्वीपिंग बॉडी में बड़ी सफलता और अर्हत स्किल में महारत हासिल कर लेता हूं, तो मैं अजेय हो जाऊंगा। दोपहर के भोजन के बाद वह अपनी नियमित हेवनली पाइल क्लास में चले गए। यू झेंग ने पूछा, चेंज हो, क्या आपने अपना 9वां एक्यू पॉइंट खोल लिया है? मेरे पास है। क्या आपको कोई बदलाव महसूस हुआ? ताइवान एक्यू पॉइंट खोलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ची रक्त का एक अटूट प्रवाह है और मेरी सहनशक्ति बढ़ गई है। मुट्ठी का अभ्यास करने के बाद सांस लेना अधिक सहज और पारदर्शी हो गया है। ये सही है। ताइवान नारियों का सबसे बड़ा संगम है, गहरा और विशाल, और यही मानव शरीर में क्यूई रक्त सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक बार इसके खुलने पर शारीरिक कार्यों में जबरदस्त सुधार होता है। अच्छा, ऐसा है। वैसे आप आमतौर पर प्रतिदिन कितने समय तक पाइल स्किल का अभ्यास करते हैं? 9वें एक्यू पॉइंट के बाद एक्यू पॉइंट्स को संघनित करने की कठिनाई एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। ताइवान एक्यू पॉइंट की जटिलता ही लियू हुआन जैसी प्रतिभाशाली छात्रा को 3 महीने से अधिक समय तक रोक सकती है।
एक साधारण छात्र के लिए आधा साल तक अटके रहना सामान्य बात है। लू चेंजहो अभी भी हर महीने एक EQ पॉइंट खोलने में कामयाब हो जाती थी, जो यू झेंग के लिए काफी आश्चर्यजनक था। उन्हें इस बात की भी जिज्ञासा थी कि वह अभ्यास कैसे करते थे। लू चेंजहो ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आराम के समय को छोड़कर मैं प्रतिदिन औसतन 4 घंटे से अधिक समय तक हेवनली पाइल का अभ्यास करता हूँ। यू झेंग थोड़ा चौंक गया। 4 घंटे, शाबाश, तुममें तो गजब का दृढ़ संकल्प है। EQ पॉइंट्स को खोलना पानी पीसने वाली चक्की की तरह है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अथक परिश्रम। अधिकांश छात्र दिन में केवल 1 या 2 घंटे ही पाइल स्किल का अभ्यास करते हैं। जो लोग 3 घंटे से अधिक अभ्यास करते हैं वे तपस्वी भिक्षुओं के समान होते हैं, अथक और अडिग। इस लड़के का 4 घंटे का अभ्यास, ये तो सचमुच अमानवीय है। कुछ मार्शल आर्टिस्ट तो लू चेंजहो जितना अभ्यास भी नहीं करते थे। यू झेंग ने फिर पूछा, क्या आप अभी भी अर्हत कौशल पर कायम हैं? मैं अब भी इसका अभ्यास कर रहा हूँ। हार्ड ची गोंद ने मेरी जान बचाई। अच्छा, इसे खुद ही अच्छे से संभाल लो। हार्ड के गोंद और हेवनली पाइल कल्टीवेशन बेहद कठिन और थका देने वाले होते हैं। प्रतिदिन बाहरी बलों द्वारा शरीर को नष्ट करना पीड़ादायक होने के अलावा और क्या हो सकता है। यू झेंग को वास्तव में चिंता थी कि लू चेंजहो की अत्यधिक तीव्रता के कारण कहीं वह स्वयं मानसिक रूप से टूट न जाए। सितंबर में प्रथम वर्ष की कक्षा के लिए सभी 26 नए छात्र उपस्थित थे। इनमें से 25 में मध्यम श्रेणी की जड़ की हड्डी थी और केवल 1 में निम्न श्रेणी की जड़ की हड्डी थी। कहा जाता है कि इसे मिडिल स्कूल में ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया था। ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में एकता की भावना बहुत मजबूत थी और इस बेहतरीन परंपरा को बनाए रखने के लिए लियू हुआन और तीसरे वर्ष के वरिष्ठ छात्रों ने एक भव्य स्वागत मार्शल टूर्नामेंट का आयोजन किया। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट 3 सितंबर को सुचारू रूप से आयोजित हुआ। एक उत्कृष्ट वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते लू चेंजहो को मैच देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मंच पर कुछ अनुभवहीन नए छात्रों को आपस में लड़ते देखा। नए छात्रों में सबसे ताकतवर वांग काइंग नाम की एक लड़की निकली, जो प्रथम वर्ष की कक्षा अध्यक्ष भी थी। उसने 5वीं श्रेणी की साधना से 10 से भी कम चालों में उपाध्यक्ष को हरा दिया। लियू हुआन ने खुशी जताई, वाह, सिस्टर वांग तो वाकई प्रभावशाली हैं। अन्य वरिष्ठों ने सहमति में सिर हिलाया, विशेषकर वे जिनकी साधना का स्तर वांग काइंग जितना उच्च नहीं था। अपनी कनिष्ठ बहन को इतने साहसी भाव से लड़ते देख वे उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। मैंने सुना है कि वह ग्वांगडोंग क्षेत्र के वान परिवार की शिष्या है। वान परिवार दक्षिण में क्यों आया है? मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो सीधे सीधे हमारे खिलाफ एक आयामी हमला है। 5वें रैंक के शिखर पर एक 16 वर्षीय लड़की वाकई अद्भुत है, लियू हुआन से कम नहीं। शायद जल्द ही 6ठे रैंक पर पहुंच जाएगी और ऐसा लगता है कि निम्न श्रेणी की मूल हड्डियों वाली वह अकेली है। एक और विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति जिसे ज्ञानोदय हुआ है ना। वे कहते हैं कि इस छोटी बहन को मिडिल स्कूल में ही ज्ञानोदय हो गया था। भीड़ का ध्यान लू चेंजहो की ओर ही गया। बीते साल की बात करें तो सभी के लिए सबसे बड़ा झटका निस्संदेह यह अप्रत्याशित छात्र था जो कहीं से भी आकर सामने आया। निम्न श्रेणी का रूटबोन अप्रैल में तृतीय श्रेणी की साधना के साथ विद्यालय में शामिल हुआ। 5 महीनों में 2 स्तरों को पार कर गया। अफवाह है कि उसे ए श्रेणी की प्रतिभा के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वह प्रतिभाशाली वर्ग के लाभों का आनंद ले रहा है। लियू क्वानहाई फुसफुसाए, फिर भी चेंजहो के मुकाबले वह थोड़ी कमजोर पड़ती है। आखिरकार वह ग्वांगडोंग के वान परिवार की शिष्या है, जिसकी जन्मजात क्षमताएं कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। चेंजहो एक आम आदमी के पलटवार का बेहतरीन उदाहरण है। हुओ तियान्यू ने अपने बाघ जैसे दांत दिखाते हुए हंसी। बिल्कुल वैसे ही चेंजहो से तुलना करने में असमर्थ। हुओ परिवार की शिष्या होने के नाते वह भली भांति जानती थी कि कुलीन परिवारों के लिए कितना उच्च स्तर होता है। यहाँ तक कि उसके जैसी औसत मध्यम वर्गीय वंश वाली महिला को भी बचपन से ही जो संसाधन प्राप्त थे वे बाहरी लोगों की कल्पना से परे थे। और वांग परिवार की शक्ति तो हुओ परिवार से भी कहीं अधिक थी। फांग शान के मास्टर वांग परिवार के 4 ग्रैंड मास्टर्स में से एक थे। ये सोचते ही उसे एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। क्या ये लड़की मास्टर वांग की वंशज हो सकती है? पास ही बैठे एक सहपाठी से मंच पर मौजूद बहन की स्थिति के बारे में पता चलने पर लू चेंजहो ने प्रशंसा भरी नजर से देखा। चाहे वह पारिवारिक शिष्या हो या न हो, निम्न वर्ग की पृष्ठभूमि से आकर 16 वर्ष की आयु से पहले 5वें स्थान पर पहुंच जाना, इस बहन ने निश्चित रूप से आम लोगों से कहीं अधिक मेहनत की होगी। जड़ की हड्डी एक खाई की तरह है जिसे पार करना मुश्किल है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इन सब चीजों को झेला था और उनमें निहित कठिनाइयों को जानता था।
वांग कयियंग ने प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को बिना किसी अपवाद के हरा दिया था और मंच के नीचे बैठे वरिष्ठों को असंतुष्ट भाव से तीव्र निगाहों से देखा। उसने चारों ओर नजर घुमाए और लू चेंजोऊ को देखकर मुट्ठी भींचकर बोली, वरिष्ठ लू, नमस्कार। मैंने सुना है कि आपके पास भी निम्न श्रेणी की जड़स्थी है और अब आप 5वें स्तर की साधना में निपुण हैं। बहन मंच पर आपका मार्गदर्शन चाहती हैं, क्या ये संभव होगा? उसका रवैया विनम्र था, लेकिन उसके अंदर एक अनकहा गर्व छिपा था। मध्यम या उच्च श्रेणी की मूल अस्थि से शुरुआत करने वालों की तुलना में निम्न श्रेणी की मूल अस्थि से शुरुआत करने वाले कुछ लोग जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपना भाग्य बदल दिया, वे कहीं अधिक अहंकारी थे। वे प्रतिभाशाली लोगों पर विजय प्राप्त करने के आनंद में डूबे हुए थे, और वांग कयियंग भी उन्हीं में से एक थी। दाखिला लेने के बाद नए छात्रों के स्वागत भोज में उसने लू चेंजोऊ के बारे में सुना, जो एक महान व्यक्तित्व थे। उसने अनजाने में ही उनकी तुलना खुद से की और उनसे प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा जताई। इस नवागंतुक के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता एक अवसर था। तीनों कक्षाओं के छात्र लू चेंजोऊ की ओर देखने लगे। लियू हुआन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ऐसा लगता है कि यह बहन विशेष रूप से चेंजोऊ को निशाना बना रही है। वेन तियांगे सहमत हो गए। पिछली सारी लड़ाइयां उसकी तैयारी का हिस्सा थीं। ये दिलचस्प है, फिलहाल ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में निम्न वर्ग के सबसे अच्छे शिष्य ये दो ही हैं। एक तो मार्शल आर्ट का बेजोड़ दीवाना है, दूसरा पारिवारिक शिष्य। मुझे चेंजोऊ ज्यादा पसंद है, हुओ तियान्यू ने चिल्लाया। मैं उससे पराजित हुआ था। असंख्य निगाहों के सामने लू चेंजोऊ ने साहपूर्वक कहा, ठीक है, तो चलिए एक दोस्ताना मुकाबला करते हैं। वह उछल पड़ा। उसने महासफलता के सागर प्रसारित शरीर स्तर को तैनात किया, बादलों और बहते पानी की तरह दर्शकों के बीच से सहजता से गुजरते हुए बिना धूल का एक कण भी लगे मंच पर उतर गया। शाबाश, तुम्हारा माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी अब और मजबूत हो गया है। हुन फू, जो उत्साह में शामिल हो गया था, मन ही मन सोचने लगा। वह लू चेंजोऊ को माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी सिखाते हुए केवल 5 महीने से थोड़ा अधिक समय से ही अभ्यास कर रहा था। इस प्रगति को देखते हुए इस लड़के को पूर्णता प्राप्त करने में 1 साल भी नहीं लगेगा। लू चेंजोऊ बहुत ही काबिल थे। टाइगर फॉर्म की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करना उन्हीं पर निर्भर था। बगल के गैलेक्सी क्लास के एक जूनियर ने चिल्लाकर कहा, चेंजोऊ, अपनी अर्हत स्किल का इस्तेमाल करके इस छोटी बच्ची को दिखाओ कि क्रॉस ट्रेनिंग के जरिए हमारी शारीरिक ताकत कितनी जबरदस्त होती है। प्रथम वर्ष के सभी नए छात्र आश्चर्यचकित थे। ये सीनियर लू, क्या वो कठिन चीगोन का अभ्यास भी करते हैं? आजकल कठिन चीगोन का अभ्यास करना लुप्तप्राय प्रजातियों की तरह दुर्लभ हो गया है। सभी लोग अवचेतन रूप से लू चेंजोऊ को उच्च सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मंच पर दोनों ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। लू चेंजोऊ टाइगर फॉर्म फिस्ट में विशेषज्ञ। वांग कयियंग ने लू चेंजोऊ को गौर से देखा, अपनी मुट्ठियां भींची और बड़ी मुस्कान के साथ कहा। वांग कयियंग ड्रैगन फॉर्म फिस्ट में माहिर हैं। उनके शब्दों से मंच के नीचे हंगामा मच गया। ड्रैगन फॉर्म एक प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट है, उसने ये कैसे सीखी? वह एक कुलीन परिवार से है, निश्चित रूप से उसे विशेष व्यवहार मिलता होगा। अरे यार, क्या ये धोखा नहीं है? ये निश्चित नहीं है। प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल है। वह अभी प्रथम वर्ष की छात्रा है, क्या वह इसमें महारत हासिल कर पाएगी? यह एक सवालिया निशान है। शक्ति के मामले में यह जरूरी नहीं कि ब्लैक टाइगर फिस्ट से अधिक शक्तिशाली हो। द्वितीय वर्ष के कई छात्र लू चेंजोऊ पर बहुत भरोसा करते थे। अब सबके मन में संदेह पैदा होने लगा। हुन फू ने बिना कहे नहीं रह सका। चेंजोऊ, याद रखना, बाघ का रूप सबसे खतरनाक होता है। ये लड़की अपने पारिवारिक रुतबे का फायदा उठाकर हमारे टाइगर फॉर्म फिस्ट को धमका रही है। यू झेंग पास आया और धीमी आवाज में याद दिलाया, खांसी खांसी, शिक्षक होंग, अपनी छवि का ध्यान रखें, अपशब्दों का प्रयोग न करें। होन फू ने थोड़ी शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी और लड़ाई देखने पर ध्यान केंद्रित किया। फांगशान पर्वत की चोटी पर वांग जिदाओ एक चीड़ के पेड़ की चोटी पर खड़ा था और भौहें उठाकर क्षितिज को देख रहा था। धिक्कार है, इस लड़की को उससे मुकाबला क्यों करना पड़ रहा है? अगर वह लू से हार जाती है तो क्या इससे मेरे गुआंगडोंग वांग परिवार की गुप्त कलाएं कमजोर नहीं लगने लगेंगी? गुआंगडोंग क्षेत्र से उत्पन्न मुक्केबाजी की एक विधि ब्लैक ड्रैगन 18 हैंड्स प्राचीन परंपरा से नहीं बल्कि आधुनिक मार्शल आर्ट से संबंधित है। इसे सबसे पहले गुआंगडोंग पुलिस बल के एक मार्शल आर्टिस्ट ने ब्लैक नाइट्स को पकड़ने के अपने व्यापक अनुभव के आधार पर विकसित किया था, जिसमें उन्होंने विभिन्न मार्शल आर्ट शैलियों का ज्ञान प्राप्त किया था। इस मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए एक निर्मम मानसिकता और घातक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती थी।
लंबे समय तक पुलिस ने आम अधिकारियों को इसे सीखने से प्रतिबंधित रखा, जिसे बाद में हटा दिया गया। प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट के रूप में ब्लैक ड्रैगन 18 हैंड्स में केवल 18 चालें हैं, जिनमें से प्रत्येक घातक हो सकती है। जब इसमें निपुणता प्राप्त कर ली जाती है तो वास्तविक युद्ध में मार्शल आर्टिस्टों के बीच इसका शायद ही कोई मुकाबला होता है। मुझे उम्मीद है कि वान काइंग अपनी हदें जानती है और उस लड़के को चोट नहीं पहुंचाएगी। रुकिए, नहीं, ये गलत है। लड़के को अपनी हदें जाननी होंगी, न कि इस लड़की को अपाहिज करना। वान काइंग वांग जिदाओ की परपोती हैं। मूल रूप से उन्हें सीधे उत्तर में स्थित गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी से संबद्ध हाई स्कूल में दाखिला लेना चाहिए था और फिर स्वाभाविक रूप से गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहिए था। लेकिन इस लड़की ने जियांगनान के जल भूमि में जाने की जिद रखी। सौभाग्य से वांग जिदाओ शहर में थे, इसलिए उन्होंने वान काइंग को जियांगनान का अनुभव करने के लिए 3 साल तक वहां अध्ययन करने की अनुमति दी। जब वह इससे ऊब जाती थी तो वे उसे गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी वापस भेज देते थे। मंच पर वान काइंग ने पहला वार किया। वह तीर की गति से आगे बढ़ी और 3 गज की दूरी को बिजली की गड़गड़ाहट की तरह तय कर लिया। उसकी 1.7 मीटर लंबी आकृति से हवा का एक झोंका उठा, जिसने चबूतरे पर गिरे पत्तों को बिखेर दिया। ड्रैगन के पंजे के आकार में बने उसके दाहिने हाथ ने बगल से एक जोरदार मुक्का मारा। तेज हवा ने विशेष रूप से लू चेंझोऊ की कनपटी को निशाना बनाया। लू चेंझोऊ ने हमले से बचने के लिए पीछे हटकर झुककर बचाव किया। क्या जबरदस्त मुक्केबाजी तकनीक है। लू चेंझोऊ के जवाबी हमले से पहले ही आक्रामक ढंग से लड़ रही वान काइंग ने दोनों तरफ से हमले शुरू कर दिए। उसके डबल ड्रैगन क्लॉ ने हवा में तेजी से वार किए, जैसे चाकू की तेज, एक दूसरे को काटती हुई धारें हों। लू चेंझोऊ ने कई ब्लैक टाइगर रोल्स का इस्तेमाल करते हुए इस हमले से खुद को बचाया। खुद को संभालते हुए उन्होंने अपना दाहिना हाथ जमीन पर टिकाया और प्रतिद्वंद्वी के निचले शरीर को निशाना बनाते हुए एक जोरदार वार किया। वान काइंग ने इससे बचने के लिए छलांग लगाई, जमीन पर उतरी और घूमकर ब्लैक ड्रैगन टेल नामक एक चाल चली, जो सीधे लू चेंझोऊ के कमर के निचले हिस्से पर लक्षित थी, जिसे उसने अपने दाहिने हाथ को नीचे की ओर हिलाकर रोक दिया। टकराना। वह पीछे की ओर उड़ता हुआ कई कलाबाजियां करते हुए दूर जा गिरा। लियू क्वानहाई ने अनजाने में कहा, ये क्या हो रहा है? क्या ये औरत हद से ज्यादा शातिर नहीं है? ये एक ऐसा कदम है जिससे एक वंश का अंत हो सकता है। वान गैंग चिल्लाया, चेंझोऊ, हार्ड ची गोंद का इस्तेमाल करो। उसकी जमकर पिटाई करो। उसका इरादा लू चेंझोऊ को आयरन क्रॉच स्किल नामक एक घटिया शाओलिन हार्ड की गोंद तकनीक की सिफारिश करने का था। उस तकनीक में महारत हासिल करने के बाद उसे इस तरह की भद्दी चालों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक सच्चे पुरुष को जोश और वीरता के साथ लड़ना पड़ता है। लू चेंझोऊ के पैर जमीन पर कांप रहे थे, उसका चेहरा लाल हो रहा था और वह अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। चूंकि यह छोटी बहन इतनी निर्दयी थी, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए अरहद कौशल का उपयोग करना ही पड़ा। जो है सामने रखो। उसकी मांसपेशियां फूल गईं और प्रशिक्षण के कपड़ों पर दबाव पड़ने लगा। खुद को बंधा हुआ महसूस करते हुए उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसका कांस्य रंग का ऊपरी शरीर दिखाई दिया, जिस पर निशान थे और जिसमें औषधीय मरहम की महक आ रही थी। उस क्षण लू चेंझोऊ मानो धरती पर अवतरित अर्हत हो गए हों। वाह, उसे हरा दो। वान गैंग और अन्य लोग उत्साह की चरम सीमा की तरह लगातार जयकारे लगा रहे थे। कई छात्राओं के चेहरे भी पल भर में लाल हो गए। कपड़े क्यों उतार रहे हो? हे, हमें इनाम क्यों दे रहे हो? हवा में हार्मोन की गंध फैली हुई थी। शुरुआत में दबदबा बनाए रखने वाली वान काइंग लू चेंझोऊ के व्यक्तित्व से हिल गई। उसने साहपूर्वक लू चेंझोऊ के धड़ को कई बार गौर से देखा। कठिन ची गोंद, बहुत बढ़िया। अब वह अधिक स्वतंत्र रूप से लड़ सकती थी, क्योंकि पहले वह खुद को रोक कर रखती थी और ब्लैक ड्रैगन 18 हैंड्स की पूरी क्रूरता को उजागर नहीं करती थी। उसे लू चेंझोऊ को चोट पहुंचाने का डर था। बैंग बैंग बैंग। वान काइंग आकाश में मंडराते अजगर की तरह गोल्ड एंड सिल्वर हुक्स नामक एक चाल से फिर से हमला किया, जिसमें हाथों और पैरों का संयोजन करते हुए चेहरे पर मुक्केबाजी और शरीर के निचले हिस्से पर हुक से वार किया गया। लू चेंझोऊ ने मुक्के से खुद को बचाया, लेकिन पैर के हुक की चपेट में आ गया। वह लड़खड़ाया, लेकिन उसके टाइगर क्लॉ ने मौके का फायदा उठाते हुए वान काइंग की दाहिनी कलाई को मजबूती से जकड़ लिया। बैंग। लू चेंझोऊ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वान काइंग, जो हार्ड ची गोंद के गहन अभ्यास से प्राप्त उसकी असाधारण ताकत से विचलित हो गई थी, ने ड्रैगन असेंडिंग थ्रू वेव्स नामक एक चाल से हवा में ही खुद को संभाला और लड़ाई में वापस कूद पड़ी।
जमीन पर पड़े लू चेंझोउ ने ऊपर की ओर लात मारी, जिसे वांग कयंग ने अपने बाएं हाथ से रोक दिया। बूम! ब्लैक टाइगर किक से हवा में उड़ते हुए वह दर्द से कराह उठी। लू चेंझोउ उछलकर खड़ा हुआ और वांग कयंग की बांह को जोर से पकड़ लिया। उसके कंधे एक खींचे हुए धनुष की तरह कांप रहे थे और उसने ब्लैक टाइगर ओवर द शोल्डर थ्रो किया। टकराना। वांग कयंग को लू चेंझोउ ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और जमीन पर पटक दिया। वह लड़ाई में इतना मग्न था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि उसे चोटें जरूर आई थीं, लेकिन 5वें रैंक की वांग कयंग को कोई गंभीर खतरा नहीं था क्योंकि लू चेंझोउ ने अपनी डार्क फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। वांग कयंग को चक्कर आने लगे, उसका क्यूई रक्त घूमने लगा और उसके अंग कांपने लगे। उसकी सांसें अनियमित थीं और उसके दौरे बेतरतीब हो गए थे। लू चेंझोउ उसके ऊपर चढ़ गया, उसके सहज रूप से पलटवार करने वाले बाएं मुके को पकड़ लिया और अपने घुटने को उसकी छटपटाती लंबी टांगों पर दबाकर उसे पूरी तरह से जमीन पर गिरा दिया। ये कदम अनाम था, उन्होंने इसे मौके पर ही नाम दिया। काला बाघ पानी की भैंस पर बैठा है। अगर यह असली लड़ाई होती तो वह अब तक वांग कयंग की जान ले चुका होता। ठीक है चेंझोउ, तुम जीत गए। उसे जाने दो, यू झेंग ने लड़के की निर्ममता की प्रशंसा करते हुए जल्दबाजी में कहा। यह मास्टर वांग की परपोती थी। अरे तुम तो उसे कुचलने ही वाले हो। इन विवरणों से अनभिज्ञ हॉन फू ने उत्साहपूर्वक जयकार की। टाइगर फॉर्म दुनिया का नंबर 1। वांग गैंग खुशी से दहाड़ उठा। एक सच्चे पुरुष को हार्ड ची गोन का अभ्यास करना चाहिए। 12वीं कक्षा के छात्र बेहद खुश थे। इस काम के लिए चेंझोउ ही एकमात्र उपयुक्त जगह है। यार, मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। वह एक कुलीन परिवार की खूबसूरत लड़की है, उसे मारने की हिम्मत कौन करेगा? भला कौन ऐसा करना चाहेगा? चेंझोउ सचमुच सीधे सादे पुरुषों के लिए एक आदर्श स्थान है। कुछ वरिष्ठ छात्र इस छोटी बहन को विशेष रूप से पसंद करते थे और वांग कयंग के आते ही वह स्कूल में एक प्रमुख हस्ती बन गई। लेकिन लू चेंझोउ को इसकी परवाह नहीं थी, उसने बिना किसी झिझक के वार किया। किसी महिला को सिर्फ इसलिए न मारना कि वह महिला है, या जानबूझकर खुद को रोकना महिलाओं के प्रति भेदभाव और अपमान होगा। हुओ तियान्यू स्पष्ट रूप से हिल गया था। उसने सोचा था कि जब लू चेंझोउ छठे रैंक पर पहुंच जाएगा तो वह उससे बदला लेगी, लेकिन अब उसे यह अंतर्ज्ञान हो गया था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह 5वें रैंक पर लू चेंझोउ को नहीं हरा सकती। एक बार जब लू चेंझोउ छठे स्थान पर पहुंच जाएगा तो मुकाबला और भी कम हो जाएगा। वह आदमी बहुत ही निर्दयी था। वह रिंग में अपमानित नहीं होना चाहती थी। लू चेंझोउ खड़ा हुआ और अपनी छोटी बहन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे माफ करना छोटी बहन, मैं भावनाओं में बह गया और संयम बरतना भूल गया। धूल से सनी लाल गालों वाली वांग कयंग कई तरह के भाव दिखाती हुई, मानो रोने ही वाली हो, फिर हठपूर्वक और सहजता से बोली, धन्यवाद बड़े भाई इस पाठ के लिए। आपको कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। वह मछली की तरह उछलकर खड़ी हुई और पलक झपकते ही भीड़ में गायब हो गई। कुछ नौसिखिए लड़कों ने इस मौके का फायदा उठाकर उसका पीछा किया। वे अपनी गर्वित क्लास प्रेसिडेंट को दिलासा देना चाहते थे। लू चेंझोउ ने कपड़े पहने। चेंझोउ, चलो खाना खाने चलते हैं। लियू हुआन और बाकी सब बहुत खुश थे। चेंझोउ ने द्वितीय वर्ष के छात्रों की प्रतिष्ठा बचा ली थी। अगर वह किसी जूनियर से हार जाता तो वे प्रथम वर्ष के छात्र, जिनके अभी पूरे बाल भी नहीं आए थे, अपनी अकड़ में चूर होकर चुपचाप बैठे रहते। फांगशान की चोटी। वांग जिदाओ ने आह भरी और हेवनली पाइल का अभ्यास जारी रखा। मैं सचमुच उसे हरा नहीं सकता। प्रथम वर्ष के छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त हो गई। इस लड़ाई का रोमांच छात्रों के बीच एक पसंदीदा विषय बन गया, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों प्रतियोगियों के पास निम्न श्रेणी की जड़ की हड्डियां थीं, एक अजगर, एक बाघ, जिसने कहानी में एक पौराणिक स्पर्श जोड़ दिया। उस शाम फांगशान की चोटी पर वांग जिदाओ ने लाल आंखों से वांग कयंग को देखा। क्यों रो रही हो? मैं रो नहीं रहा हूँ। तो फिर तुम अपनी आंखें क्यों मल रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपने परदादा की याद आती है। चिकनी वक्ता, परदादा जी, मैं लगभग मामूली सफलता स्तर की ब्लैक ड्रैगन 18 हाथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ। मैं लू चेंझोउ को कैसे नहीं हरा सकता था? वह तो केवल तृतीय श्रेणी की मार्शल आर्ट का उपयोग करता था। मार्शल आर्ट में पदानुक्रम कोई मनमानी चीज नहीं है। समान स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल आर्ट स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। सैद्धांतिक रूप से लगभग मामूली सफलता प्राप्त प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट पूर्ण स्तर की तृतीय श्रेणी की मार्शल आर्ट से अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। हालांकि वांग कयंग की शारीरिक बनावट औसत दर्जे की थी, फिर भी वह एक कुलीन परिवार में जन्मी थी,
जिसके परदादा एक महान गुरु थे जिससे उसे जन्मजात उत्कृष्ट गुण प्राप्त हुए। इसी कारण उसने अपने पहले वर्ष में ही बुनियादी मुक्केबाजी में निपुणता प्राप्त कर ली। इसके बाद उसने किसी भी तीसरे दर्जे की मार्शल आर्ट नहीं सीखी और अचानक ज्ञानोदय होने के बाद अपनी उच्च समझ के बल पर उसने महत्वाकांक्षी रूप से प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट का अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन में 3 साल लगे, शुरुआती स्तर से महारत तक, और अब वह छोटी सफलता के करीब पहुंच रही थी। उसकी साधना 5वें स्तर पर थी और 6ठे स्तर की सफलता से ज्यादा दूर नहीं थी। इस दौरान उसने पाया कि मध्यवर्ती स्तर से नीचे के कुछ ही साधक उसकी बराबरी कर सकते थे। वह कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं थी, फिर भी प्रतिभाओं से कहीं बढ़कर थी। वांग परिवार जैसे परिवार में जहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, अगर वह असाधारण न भी होती तो क्या ग्रैंडमास्टर उसे इतना सम्मान नहीं देते। एक विलक्षण प्रतिभा को नीचा दिखाकर पैदा हुआ उसका स्वाभिमान अब बेरहमी से चकनाचूर हो गया था। ग्रैंडमास्टर वांग उस मेहनती युवती को देखकर बहुत खुश हुए। अचानक उसने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? उसका न जीत पाना बिल्कुल स्वाभाविक था। तुमने शुरू से ही उसे कमाका। तुम भले ही विनम्र दिख रहे थे, लेकिन असल में घमंडी थे। तुम्हारी शुरुआत अति आत्मविश्वास से भरी और आक्रामक थी। वह लड़का भले ही कमजोर दिख रहा था, लेकिन असल में वह तुम्हारी ताकत को परख रहा था और तुम्हारी चालों और तीव्रता के अनुसार खुद को ढाल रहा था। ब्लैक ड्रैगन 18 हैंड्स की टांगों की तकनीक कमजोर है, वह हाथों से पकड़ने में माहिर है। तुमने उसे बीच में कई मौके दिए। जब उसने हार्ड ची गोन का इस्तेमाल किया तो तुमने उसे रोका नहीं। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? डांट फटकार सुनकर वांग कयियन चुप हो गई। कुछ क्षण बाद उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, मैं अगली बार उसे जरूर हराऊंगा। पहले मेरे लिए 6ठी रैंक हासिल करो। ठीक है। ... मार्शल आर्ट्स कक्ष। बहुत बढ़िया काम किया चेंजोऊ। होंग फू बहुत अच्छे मूड में था और उसने लू चेंजोऊ को 3 अतिरिक्त निजी पाठ देने का फैसला किया। मुझे लगता है कि वांग जूनियर सिस्टर की ताकत और तकनीकें बहुत मजबूत हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध में उनमें कमी है। लू चेंजोऊ ने ईमानदारी से बात की। आज उन्होंने वास्तव में प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट की शक्ति का अनुभव किया था। होंग फू ने पूछा, क्या आप अभी प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं? शिक्षक जी, थोड़ा और इंतजार कीजिए। ठीक है, जब तुम तैयार हो जाओ आकर मुझसे मिल लेना। ये बच्चा वाकई में बेहतरीन मुक्केबाजी तकनीकों के प्रलोभन का विरोध कर सका। बहुत बढ़िया। लू चेंजोऊ केवल उन मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करना चाहता था जो उसे पहले से आती थी। उसके पास मार्शल आर्ट्स का ज्ञान तो था, लेकिन अपनी वर्तमान क्षमता और समझ के साथ वह एक साथ कई कठिन मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए तैयार नहीं था। अगर वह अभी भी शुरू करता तो भी युद्ध में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने लायक स्तर तक पहुंचने में उसे काफी समय लगता। होंग फू ने कहा, ओह, और शिक्षक यू ने मुझसे कहा था कि वांग कयियन उस पर्वतीय गुरु की प्रिय परपोती है। अगर वह फिर कभी तुम्हारे साथ अभ्यास करने आए तो ज्यादा जोर मत लगाना और उसे चोट मत पहुंचाना। लू चेंजोऊ ने कुछ हद तक असहाय महसूस किया। मैं हमेशा सावधान रहती हूँ, लेकिन वह लड़की काफी तेज तर्रार है। कमर के निचले हिस्से को निशाना बनाने वाला वह कदम, पुरुषों में से कौन उसे सहन कर सकता है? होंग फू दिल खोलकर हंसा। अपनी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह ग्रैंड मास्टर की बेटी है? अगर वह गंदी चाल चलने की कोशिश करती है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दो। कई कुटिल दांव पेच असल लड़ाई में कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट, विशेषकर पुरुष, स्वाभिमान के कारण उनका प्रयोग करने से बचते हैं। हम टाइगर फॉर्म के लोगों को मोटी चमड़ी की जरूरत नहीं है, हम वही करते हैं जो सबसे क्रूर होता है। लू चेंजोऊ ने कुछ नया सीखा। मैं समझता हूँ। लू चेंजोऊ को इतना गंभीर देखकर होंग फू ने उसे याद दिलाया, हालांकि साथी शिष्यों के साथ अभ्यास करते समय गंदी चालों का प्रयोग करने से बचें। वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट अक्सर कमजोर जगहों पर ही सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रहते हैं। अगर आप वहां हमला करते हैं तो पलटवार में मारे जाने का खतरा रहता है। लू चेंजोऊ ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गया है। होंग फू मुस्कुराया, तो चलिए आज हम आपको एक विशेष प्रशिक्षण देते हैं। 6 सितंबर सुबह, छुट्टी का दिन। चेंजोऊ क्रॉस ट्रेनिंग का समय आ गया है। छात्रावास की इमारत के नीचे वांग गैंग की आवाज गूंज रही थी। लू चेंजोऊ को फिलहाल कक्षाओं में नहीं जाना था, इसलिए वह अपना ज्यादा समय अभ्यास में बिता रहा था। वांग गैंग के माता पिता गैलेक्सी मार्शल आर्ट्स स्कूल में कर्मचारी थे और परिसर में ही रहते थे। जब भी उसे समय मिलता वह लू चेंजोऊ से मिलने आता था। आ रहा।
लू चेंझोउ नीचे गया और वांग गैंग ने उसे एक हॉटकवर किताब थमा दी। यह क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। लू चेंझोउ ने उसे लिया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। लोहा, लोहे की जांघों का कौशल। लू चेंझोउ की अजीब निगाहों को देखकर वांग गैंग ने गंभीरता से कहा, क्या बात है? क्या आपको नहीं लगता कि हार्ची गोंद बहुत उपयोगी है? ये सच है, लेकिन आयरन क्रॉच स्किल, ये भी एक वैध तकनीक है। भेदभाव मत करो, ठीक है? ये रही नियमावली, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अभी इसे मत सीखो। आयरन क्रॉच स्किल साधारण तृतीय श्रेणी के हार्ची गोंद की तरह नहीं है। इसका अभ्यास अधिक जोखिम भरा है और इसके लिए एक पेशेवर शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। खतरा यह है कि एक छोटी सी लापरवाही भी नसबंदी का कारण बन सकती है। लू चेंझोउ ने संशयपूर्वक पूछा, क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे करना है? वांग गैंग ने शर्माते हुए मुस्कुराया, हे, मुझे भी नहीं पता। मैं सोच रहा हूं कि हमें प्रशिक्षित करने के लिए आयरन क्रॉच स्किल के किसी उस्ताद को ढूंढूं। मैं अभी भी किसी की तलाश में हूं। आज के मार्शल आर्ट जगत में हार्ची गोंद का अभ्यास करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसे में इस विशिष्ट कौशल का अभ्यास करने वाले तो और भी कम हैं। हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। वांग गैंग भी वांग क्रियन से डर गया था। धिक्कार है, महिलाएं कितनी निर्दयी होती हैं। वह हमेशा उन पुरुषों के साथ ही रहता था जो अपने गुप्तांगों के महत्व को समझते थे। कोई भी कमर पर हमला नहीं करता था। यह विचार मात्र ही कष्टदायक था, लेकिन क्रूर महिलाओं को इसकी परवाह नहीं होती थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लू चेंझोउ ने इस बारे में सोचा, हार्ची गोंद की एक और तकनीक सीखना बुरा नहीं होगा। हालांकि वह शीतकालीन परीक्षा से पहले कोई भी नई मार्शल आर्ट नहीं सीखेगा। उसका लक्ष्य बिना परीक्षा दिए मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना था। उन्होंने हार्ची गोंद की उपयोगिता से इनकार नहीं किया। चीजों को सही ढंग से प्राथमिकता देना आवश्यक था। वांग गैंग ने आगे कहा, केवल अर्हत कौशल का अभ्यास करना पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। मेरी सलाह है कि लौह गर्भ कौशल, लौह कवच कौशल, लौह पैर कौशल, लौह सिर कौशल, इन सभी का अभ्यास करें ताकि वज्रभेद्य शरीर प्राप्त हो सके। बेशक, चूंकि आपके पास द्वितीय श्रेणी का अर्हत कौशल है, इसलिए लौह कवच कौशल जैसे ऊपरी शरीर के कठोरची गोंद का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। ये चारों लौह कौशल तृतीय श्रेणी की मार्शल आर्ट थी। ये अर्हत कौशल और शक्तिशाली वज्र हथेली की तुलना में कहीं अधिक आसान थी, लेकिन फिर भी इन सभी में महारत हासिल करने में काफी समय और मेहनत लगती थी। लू चेंझोउ ने जवाब दिया, इतनी सारी मार्शल आर्ट्स, आप इन सब का अभ्यास कैसे कर पाते हैं? वांग गैंग ने कहा, चेंझोउ में पहली बाधा को तोड़ना चुनौतीपूर्ण है। छठी रैंक तक तो यह संभव है, लेकिन हमारी प्रतिभा के साथ सफलता हासिल करना मुश्किल नहीं है। इसमें कुछ महीनों से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है। छठे से 7वें रैंक तक और 7वें रैंक से आगे के साधना चरणों में व्यापक और कठिन जल शोधन तकनीक का अभ्यास करना पड़ता है। विशेष रूप से 30 EQ पॉइंट्स को खोलना बेहद मुश्किल है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो ची ब्लड में 10वें रैंक तक पहुंच चुके हैं और प्रथम श्रेणी की मुक्केबाजी तकनीकों में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन वे केवल 20 EQ पॉइंट्स ही खोल पाए हैं। इसलिए चरम सीमा काल के दौरान कई लोग अपनी मुख्य मुक्केबाजी तकनीकों में निपुणता प्राप्त कर चुके होते हैं, और EQ पॉइंट्स को सक्रिय करने के अलावा उन्हें कुछ और करने की आवश्यकता होती है ना? कोई भी 24 घंटे EQ पॉइंट्स को सक्रिय नहीं कर सकता। यह असहनीय रूप से कष्टदायक होगा। ऐसे में आप अन्य मार्शल आर्ट सीखने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हम जैसे लोगों के लिए 30 साल की उम्र तक मार्शल आर्टिस्ट बनना एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट न होना चींटी होने जैसा है। अगर हमारा सामना वर्ड थिंग्स या कृत्रिम अंगों वाले उन ब्लैक नाइट से हो, तो क्रॉस ट्रेनिंग तकनीकों के बिना हम भारी नुकसान में होंगे। मेरा लक्ष्य मार्शल आर्टिस्ट बनने से पहले 4 महान लौह कौशल और वज्र हथेली में छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करना है, ताकि युद्ध में आत्मरक्षा करने और छोटी मोटी गलतियां करने की मेरी क्षमता में काफी वृद्धि हो सके। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से साधना करके वज्रभेद्य शरीर प्राप्त करने के बाद मार्शल आर्टिस्ट के अधीन कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं महान सफलता या पूर्णता भी प्राप्त कर लूं, तो शायद मैं मार्शल आर्टिस्ट को भी चुनौती दे सकूं। वांग गैंग के पास अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। ये सुनने के बाद लू चेंझोउ ने गंभीरता से चेतावनी दी। सैद्धांतिक रूप से तो ये सही है, लेकिन इस तरीके से आपकी सामान्य मार्शल आर्ट साधना में देरी हो सकती है। भाई वांग, मार्ग से मत भटकिए। अभी बाकी बातों की चिंता छोड़िए, आइए और अभ्यास कीजिए। वह दूसरों से अलग था। वह जल्दी से EQ पॉइंट्स खोल सकता था।
वह वान गैंग की पद्धति से सहमत नहीं था। उनका मानना था कि हार्ड चीगोन की एक तकनीक सीखना ही जीवन बचाने के लिए काफी है, बाकी प्रशिक्षण मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद किया जा सकता है। उनका मानना था कि अपनी वर्तमान प्रगति के साथ वह 20 वर्ष की आयु से पहले ही मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। वान गैंग दिल खोलकर हंसा। ये सच है, लेकिन पहले हमें जो हमारे पास है उसमें महारत हासिल कर लेनी चाहिए। ... झींगुरों की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, जो गर्मियों के अंत का संकेत था। कुछ ही समय में 30 सितंबर आ गया। स्टोन लेक डिवीजन। चेन झेन ने चेन युआन का संदेश देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युआन हाल ही में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वास्तव में ड्रैगन एंड टाइगर अकादमी में नवागंतुकों के मूल्यांकन में वह शीर्ष 30 में स्थान प्राप्त कर चुका है। ऐसा लगता है कि वह इस वर्ष 9वीं रैंक तक पहुंच सकता है। चेन झेन को अपने जीवन में सबसे अधिक गर्व चेन युआन पर था। इस बच्चे की भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उसकी अपनी उपलब्धियों से कहीं अधिक होंगी, और मार्शल आर्ट तो बस एक शुरुआती बिंदु है। हाउ ताई वर्चुअल घटना को हुए 1.5 महीने बीत चुके थे और पुलिस ने मृतक से जुड़े सभी सुरागों की जांच कर ली थी, लेकिन वॉर्ड थिंग्स के पीछे के मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा पाई थी। क्या ये वाकई एक साधारण आभासी आपदा हो सकती है? कुछ चिढ़कर उसने मामले के अधिकारियों को बुलाया और पूछा, क्या श्रीमती लिन बिन से संबंधित सभी लोगों की जांच की जा चुकी है? उनके पास है कोई समस्या है? कोई नहीं। श्रीमती लिन बिन के सामाजिक दायरे में कुछ बेरोजगार महिलाएं, योग प्रशिक्षक और कॉस्मेटिक सर्जन शामिल हैं। हमने हर एक को बुलाया और उनसे पूछताछ की। सब कुछ सामान्य है। प्रमोटेड कंटेंट। एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट देयर सिजलिंग परफॉर्मेंस। मो 367 92 122। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? मो 316 79 105। You won't believe these 5 kazomba dance moments. मो 486 122 162। चेन झेन को कुछ याद आया और उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा, डॉक्टर चेन का क्या हुआ? क्या उनकी जांच हुई? ये व्यक्ति मृतक की ब्यूटिशियन है और संदेह है कि मृतक के साथ उसका कुछ प्रेम संबंध था, लेकिन ये केवल व्यक्तिगत नैतिक मुद्दे हैं। हमने उससे गुप्त रूप से पूछताछ की है, उसके सहयोगियों से बात की है, और किसी भी पंथ से संबंध का कोई संकेत नहीं मिला है। क्या आपने डॉक्टर चेन के सभी चैट रिकॉर्ड की जांच कर ली है? हमारे पास है। ठीक है, आप जा सकते हैं। काम खत्म होने के बाद चेन जेन अपनी निजी कार में चले गए। कृपया नेविगेशन पता चुनें। कार का अलार्म बज उठा। सुंदर जीवन सुजोग स्टो। ... 1 अक्टूबर सुबह। आज का दिन लू चेंझोऊ के लिए खास था। यह मार्शल आर्ट ट्री के जागृत होने की पहली वर्षगांठ थी, एक ऐसा दिन जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। टाइगर गार्डन के सामने उसने खूब पसीना बहाते हुए अपनी मुक्केबाजी की तकनीकों का 4 बार अभ्यास किया। वह तब तक जारी रहा जब तक टाइगर सुप्रीम फिस्ट में प्रगति की चेतावनी नहीं बज उठी। थोड़े आराम के बाद उसने फ्लाइंग स्वेलो सी फ्लाइंग रूटीन का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। उसने इस सहायक मुक्केबाजी तकनीक को ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया था और अपनी लंबी यात्रा पूरी करने से बस एक कदम दूर था। ठीक 7 बजे स्पर्श बिंदुओं से निकलने वाली तीव्र और फुर्तीली ऊर्जा ने लू चेंझोऊ के शरीर के निचले हिस्से को नया आकार दिया, जिससे उनका समुद्र स्वीपिंग बॉडी महान उपलब्धि के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक उड़ती हुई अबाबील की तरह उन्होंने हल्की छलांग लगाकर एक विशाल वृक्ष पर विजय प्राप्त की, शाखाओं के बीच से फुर्ती से निकले और फिर सहजता से वापस जमीन पर उतर आए। स्वेलो फॉर्म फिस्ट अपनी फुर्ती और हल्केपन की प्रतिष्ठा का सही हकदार है। महान सफलता प्राप्त करने के बाद मैं अबाबील की तरह हल्का हूं और भारी वजन आसानी से उठा लेता हूं। हर कदम ऐसा है जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी पर तैर रही हो, छज्जों पर दौड़ रही हो, दीवारों और पेड़ों पर चढ़ रही हो, सब कुछ हवा के झोंके जैसा आसान है। गुरु ने कहा था कि पूर्णता प्राप्त करने के बाद मैं थोड़ी दूरी तक पानी पर भी तैर सकता हूं। माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी कम दूरी की फुर्तीली गतिविधियों में माहिर है। सी स्वीपिंग बॉडी व्यापक भ्रमण और व्यापक हमलों के लिए अधिक उपयुक्त है। इन दोनों के संयोजन से मुझे युद्ध में अधिकांश स्थितियों को आसानी से संभालने में मदद मिलती है। क्लास खत्म होने के बाद लंच का समय हो गया था। लू चेंझोऊ ने ली जियांगहुआ को एक वीडियो कॉल किया। माँ, क्या आपको मालिक के साथ रहने की आदत पड़ रही है? ये बहुत अच्छा है, हमारे पुराने जर्जर घर से कहीं ज्यादा आरामदायक है। ये बहुत ही आलीशान है। वाह, क्या तुम आजकल मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे हो? मैं अभ्यास कर रहा हूँ। मैं अभी शुरुआती स्तर पर हूँ और मुझे लगता है कि अगले साल तक मैं इसमें निपुण हो जाऊंगा।
पिताजी अभी भी बहुत अनाड़ी हैं, वे मार्शल आर्ट के लिए बने ही नहीं हैं। शिक्षक जी ने भी कहा कि मेरी समझ अच्छी है, बस अफसोस की बात है कि मैंने मार्शल आर्ट सीखना इतनी देर से शुरू किया। ली जियांगहुआ बातें करते रहे जबकि लू चेंझो चुपचाप सुनते रहे। लू चेंझो ने कहा, आप शिक्षक जी के यहाँ किसी काम में मदद कर सकते हैं और अगर आपके पास पैसों की कमी हो तो मुझे बता देना। मैं आपको कुछ पैसे भेज दूंगा। फिलहाल काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पैसे हैं। शिक्षक जी ने तो हमें पैसे देने की पेशकश भी की थी, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। ठीक है, आपको इसे नहीं लेना चाहिए। लू चेंझो ने फोन रखने से पहले लू गोपिंग से थोड़ी देर बात की। शून्य शक्तियों से टकराव के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान विद्यालय में साधना पर लगा दिया और परिसर से बाहर भी नहीं गए। लिन बिन और उनकी बेटी की बात करें तो वे सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन उस विला में वापस नहीं गए जो शून्य शक्तियों के कारण अस्त व्यस्त हो गया था। इसके बजाय उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास एक छोटा सा घर किराए पर लिया। परिवार के सदस्यों को खोने के गम से उबरने के लिए उन दोनों को समय चाहिए था। लिन बिन लू चेंझो के जीवनरक्षक होने के लिए अत्यंत आभारी थे। लू चेंझो ने उनसे रुओ जून को मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए याद दिलाने को कहा। प्रतियोगिता के बाद वह जाकर रुओ जून को मुक्केबाजी सिखाएंगे। इस बीच अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वे उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस घटना के बाद लिन बिन ने भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का फैसला किया और लू चेंझो से उसे भी सिखाने का अनुरोध किया, जिसके लिए उसने दुगनी फीस देने की पेशकश की। अगर उसे मार्शल आर्ट का थोड़ा भी ज्ञान होता तो वह पहले ही कुछ गड़बड़ समझ सकता था और कम से कम अपनी बेटी के साथ भाग सकता था। लू चेंझो ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। उन्होंने एक छात्र को फिर से फोन किया। हेलो टीचर शियाओ लू, क्या हालचाल है? श्री वांग, मैं कुछ समय तक पढ़ाने के लिए घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। मुझे बहुत खेद है। ऐसा करने से लू चेंझो को कर के रूप में पहले से ही आवंटित और विभाजित की गई फीस का कुछ हिस्सा खोना पड़ता। ये कुछ हद तक नुकसान तो था ही, लेकिन छात्र की कमाई भी तो आसान नहीं थी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। शिक्षक शियाओ लू, आप बहुत विनम्र हैं। यह कोई बड़ी रकम नहीं है और आपकी सेवाएं असाधारण हैं। जब भी आपको समय मिले तब अवश्य आइएगा। युवा बॉस एक होशियार आदमी था। उसने देखा कि लू चेंझो युवा था लेकिन पहले से ही 5वें रैंक का था और ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट स्कूल से था। एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट की अच्छी राय हासिल करने के लिए कुछ हजार युआन खर्च करना एक निश्चित जीत थी, जिसमें कोई नुकसान नहीं था। ठीक है, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। लू चेंझो के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। स्कूल के बाहर के अपने काम के पेंडिंग मामलों को निपटाने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान साधना पर लगा दिया। जी शुवानटोव ने उन्हें सू शहर की विभिन्न मार्शल आर्ट अकादमियों से 100 से अधिक संभावित प्रतियोगियों की एक सूची भेजी। उनमें से लू चेंझो ने कुछ परिचित नामों को पहचाना, जैसे कि लियू क्वान हाई, जो उनके परदादा के ब्लू व्हेल मार्शल आर्ट्स हॉल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। टाइगर स्प्रिंग जिले के मार्शल आर्टिस्ट बाहाइजिंग लियू टोन व्हेल फॉर्म फिस्ट का अभ्यास करते थे, जो पक्षी, बाघ, तेंदुआ और भालू जैसी ऐतिहासिक रूप से स्थापित शैलियों से भिन्न थी। व्हेल और शार्क की शैलियां दाशिया की स्थापना के बाद उभरे हाथी फॉर्म संप्रदायों में शामिल थीं। नई और पुरानी मार्शल आर्ट की श्रेष्ठता में कोई अंतर नहीं था। शीहे मार्शल आर्ट्स हॉल से भी एक व्यक्ति था। अपने पिता के मामले के कारण उसने वांग जियान के बारे में जानकारी जुटाई थी। ये व्यक्ति वांग कांग का भाई था, जो अष्टम त्रिकोण में निपुण था और स्काई फ्लिपिंग किंग हैंड की उपाधि से जाना जाता था। यह उपाधि सुनने में प्रभावशाली लगती थी, लेकिन वास्तव में वह केवल चौथे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था। यह उपाधि संभवतः मार्शल आर्ट्स के इतिहास में दिवंगत पूर्ववर्ती स्काई फ्लिपिंग हैंड पांग युन से प्रभावित थी। लेकिन चूंकि स्काई फ्लिपिंग हैंड और स्काई फ्लिपिंग हैंड जैसी उपाधियां पहले ही ग्रैंडमास्टर्स द्वारा धारण की जा चुकी थीं, इसलिए वांग जियान ने खुद को अलग दिखाने के लिए केवल किंग शब्द जोड़ा। आमतौर पर साधारण मार्शल आर्टिस्ट दिखावटी उपाधियां चुनने की हिम्मत नहीं करते, खासकर ऐतिहासिक हस्तियों द्वारा इस्तेमाल की गई उपाधियां, क्योंकि यह वर्जित माना जाता है। अगर मृतक के परिवार के आधुनिक समय में गुप्त वंशज हो तो क्या होगा? क्या इससे उन्हें ठेस नहीं पहुंचेगी? इसके अलावा अगर किसी की शक्ति शुरुआत में ही कमजोर हो और वह बिना पर्याप्त ताकत के कोई प्रभावशाली उपाधि धारण कर ले, तो दूसरे उसकी उपाधि पर लालच कर सकते हैं और मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में उपाधि चुनौती शुरू कर सकते हैं। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। विजेता को हारने वाले का खिताब मिलेगा।
दरअसल कैंटियन ड्रैगन किंग की उपाधि इसी तरह की एक चुनौती के माध्यम से प्राप्त की गई थी। भला कैंटियन और ड्रैगन किंग जैसे लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग पहले किसी ने क्यों नहीं किया? उपाधि परिवर्तन के बाद इसे प्रभावी होने के लिए कुछ समय तक आधिकारिक मीडिया में घोषित करना आवश्यक था। चलिए मुख्य कहानी पर लौटते हैं। वांग जियान के पुत्र वांग हे ने बहुत कम उम्र में ही साधना में 5वां स्तर प्राप्त कर लिया था। ये ज्ञात नहीं था कि उन्होंने 6ठा स्तर प्राप्त किया था या नहीं, लेकिन यह अत्यंत संभव था कि वे वांग परिवार की वंशानुगत गुप्त तकनीक वसंत और शरद ऋतु हथेली का अभ्यास कर रहे थे, जो अष्ट त्रिकोण वंश की प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट है। वे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे। चैंपियनशिप के लिए शेष पसंदीदा खिलाड़ी भी फांगशान क्षेत्र के वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे। कुनलुन हाई स्कूल से सू चेन और ड्रैगन एंड टाइगर हाई स्कूल से जू जियुटियन। इन दोनों के बारे में संदेह था कि वे साधना में 6ठे स्तर तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने लू चेंझोउ से पहले ही अपनी क्षमताओं का सार जान लिया था, क्योंकि वे जूनियर हाई स्कूल के दौरान ही मार्शल आर्ट स्कूलों में दाखिला ले चुके थे और लू चेंझोउ से 1 साल बड़े थे, जिससे उन्हें एक शुरुआती बढ़त मिली थी। उन्होंने ये भी देखा कि पिंगजियांग एक्सचेंज प्रतियोगिता के रिकेन, वांग चोंग और अन्य लोग आगामी सू सिटी एक्सचेंज प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने 4थे रैंक में प्रवेश किया है या नहीं। सूची देखने के बाद लू चेंझोउ ने उसे एक तरफ रख दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं 6ठी रैंक हासिल कर लेता हूं, मैं इसे पक्का कर लूंगा। 3 अक्टूबर रात 9 बजे लू चेंझोउ ने अपना पाइल स्किल प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। उसके प्रशिक्षण के कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। ड्रैगन और टाइगर हेवनली पाइल 10वां AQ पॉइंट खोला गया। 10वें AQ पॉइंट के बाद कठिनाई का स्तर 1 बढ़ जाता है, लेकिन मैं पहले से ही ड्रैगन और टाइगर हेवनली पाइल्स का अभ्यास लगभग 5 घंटे प्रतिदिन कर रहा हूं। फिलहाल मेरे पास इससे अधिक समय देने का समय नहीं है। आखिरकार एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। संशोधन 2 घंटे तक विलंब, सोने से पहले बस ये करो। आपका वजन कम हो गया था, फिर वह वापस क्यों बढ़ जाता है? 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? 10वें AQ पॉइंट यानी लिएक्यू AQ पॉइंट के भीतर QE रक्त की धाराएं उभरने लगीं। लू चेंझोउ को अपने शिक्षक के व्याख्यान याद आ रहे थे। लिएक AQ पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। आम लोगों के लिए ये 10 से अधिक प्रकार के सामान्य रोगों से बचाव कर सकता है। मार्शल आर्टिस्टों के लिए यह मांसपेशियों को आराम देता है और रेन वाहिकाओं को संतुलित करता है, जिससे बुरी ऊर्जाओं से बचाव होता है। इसलिए इस AQ पॉइंट को खोलने पर तुच्छ शून्य शक्तियां पास आने की हिम्मत नहीं करती और बुरी शक्ति शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। साधारण फ्लोटिंग लेवल वर्ड थिंग्स का सामना करते हुए लू चेंझोउ अब उनसे निपटने में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। अगर उसी मानव सिर वाले वर्ड थिंग ने उस पर दोबारा हमला किया, तो संभवतः उसके शरीर में इन शीतलता का कोई अंश नहीं बचेगा। अगले दिन हेवनली पाइल क्लास के दौरान लू चेंझोउ ने यू झेंग को पाया। शिक्षक, मैंने लिक्यू AQ पॉइंट खोल दिया है। यू झेंग हमेशा की तरह दिख रहा था। जब से उन्होंने लू चेंझोउ को हेवनली पाइल क्लास सिखाना शुरू किया था, तब से यह एकमात्र ऐसा समय था जब लड़के को एक AQ पॉइंट खोलने में 1 महीने से अधिक समय लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि लू चेंझोउ जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी सीमा तक पहुंच गया था। वास्तव में हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। यू झेंग ने अपने हाथ पैर फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं आपको होंगसी AQ पॉइंट के लिए पाइल स्किल सिखाऊंगा। यह 8 मेरिडियन मिलन बिंदुओं में से एक है। एक बार खुल जाने पर यह हृदय को शुद्ध कर सकता है और आत्मा को शांत कर सकता है, जिससे सुनने और देखने की संवेदनशीलता में सुधार होता है। हृदय को शुद्ध करना और मन को शांत करना सर्वथा आवश्यक है। यह मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए अनिवार्य है। सुनने और देखने की क्षमता में सुधार से युद्ध में भी काफी लाभ होता है। इस पाइल स्किल में महारत हासिल करने के बाद लू चेंझोउ ने स्वयं अभ्यास करना शुरू कर दिया। परीक्षण के बाद ये निर्धारित किया गया कि 1% प्रगति के लिए 1 घंटा 40 मिनट के अभ्यास की आवश्यकता होती है। रोजाना 5 घंटे तक ढेर लगाने का अभ्यास करने से 1 महीने में केवल 90% ही लाभ मिलेगा। लू चेंझोउ ने अपनी सोच में बदलाव किया। इसका कोई उपाय नहीं था, उसे सामान्य रूप से अभ्यास करना ही था। यू झेंग ने उसे बताया कि उसके AQ पॉइंट खुलने की गति प्रतिभाशाली कक्षा के कई छात्रों से भी अधिक थी, और शिक्षक ने उसे सलाह दी कि वह खुद पर ज्यादा दबाव न डाले। वह पहले से ही काफी तेज था। सू जिला ब्यूटीफुल लाइफ कॉस्मेटिक सर्जरी हॉस्पिटल।
सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने, सफेद लैब कोट में सजे धजे और आकर्षक दिख रहे एक युवा पुरुष डॉक्टर एक महिला मरीज के तकनीकी रूप से निर्मित कृत्रिम स्तन की जांच कर रहे थे। महिला मरीज ने शर्माते हुए कहा, डॉक्टर चेन, क्या हमारा काम पूरा हो गया है? डॉक्टर चेन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और जेब में हाथ डालकर खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि सर्जरी बहुत सफल रही। ये बहुत बढ़िया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चेन। आपका स्वागत है, मैं बस अपना काम कर रहा था। डॉक्टर चेन ने अपना मुखौटा उतारा जिससे उनकी हंसमुख और आकर्षक विद्वतापूर्ण मुस्कान सामने आए। महोदया, मैं आपके दिल की बात जान सकता हूं और आपकी आत्मा सचमुच बहुत सुंदर है। वास्तव में उस चेहरे से कहीं ज्यादा खूबसूरत जिस पर आपने लाखों खर्च किए हैं। इसे रोक, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे दिल का चेहरा दुनिया में सबसे खूबसूरत है। महिला मरीज को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह हवा में तैर रही हो और मदहोशी की हालत में उसके विचार पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए युगों युगों तक भटकते रहे, जब तक कि अंततः उसने उस अंतिम रूप की कल्पना नहीं कर ली जिसकी उसे तलाश थी। ये चेहरा किसी देवता का था। ये बेहद खूबसूरत, स्वप्निल और अवास्तविक था, जिसमें एक गंभीर लेकिन मोहक चेहरा था। देवता एक इंद्रधनुषी तालाब के किनारे मुस्कुराते हुए बैठे थे, जो स्वर्ग के दृश्य जैसा प्रतीत होता था, और उनके चारों ओर 7 नग्न सुंदरियां थीं, जो स्वर्ग की देवियों के समान सुंदर थीं और देवता के चरणों में नजाकत से लेटी हुई थीं और धीरे धीरे एक प्राचीन भाषा का जाप कर रही थीं। दुख को भूल जाओ, माँ आनंद की जन्मभूमि। अलविदा डॉक्टर चेन। अलविदा महोदया। अपनी सुंदरता पर भरोसा रखें, इसे एक आस्था की तरह माने और आपको एक चमत्कारी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। अपनी सुंदरता का आनंद लें। महिला मरीज खुशी खुशी चली गई। डॉक्टर चेन अपने कार्यालय में अकेले रह गए थे। वह अपने आप से बुदबुदाया मानो कोई रहस्यमय मंत्र जप रहा हो, और फिर उसका हाथ आभासी रूप लेने लगा और उसने उसे हिंसक रूप से अपनी दाहिनी छाती में घुसा दिया। उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था, मानो यह एक रोजमर्रा की घटना हो। उसने एक सजीव सी दिखने वाली सुंदरी का सिर बाहर निकाला। स्त्री का चेहरा अत्यंत सुंदर था, आंखें कसकर बंद थीं और सतह पर रहस्यमय चिन्ह चमक रहे थे, मानो कोई विचित्र और दुष्ट कलाकृति हो। उस सुंदरी के सिर से एक आवाज निकली, स्क्वाड लीडर चेन, क्या आपने हाल ही में खुद को उजागर किया है? मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे हमारी संस्था के शून्य प्राणियों द्वारा संदिग्ध हस्तक्षेप की रिपोर्ट मिली है। मुझे पता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने हमें खतरे में नहीं डाला है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि विकसित हो रहा ब्लड हेड बोधिसत्व भ्रूण नियंत्रण से बाहर हो गया और किसी ने उसे नष्ट कर दिया। तुम लापरवाह रहे हो। स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर चेन योंगजिन का शून्य वस्तु को पकड़ने से क्या संबंध है? माफी से अधिक सुरक्षित। चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से छिपा हुआ हूँ। कॉस्मेटिक सर्जरी अस्पताल की लॉबी में कैजुअल कपड़ों और धूप के चश्मे पहने चेन झैन डॉक्टर चेन के कार्यालय से बाहर निकली खूबसूरत महिला को झुंझलाहट में खुद से कुछ बुदबुदाते हुए देख रहा था। ये सभी कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी मिलती जुलती क्यों दिखती हैं? क्या उन्हें और टेम्पलेट नहीं मिल सकते? ये कॉस्मेटिक सर्जरी का अस्पताल नहीं है, ये स्पष्ट रूप से क्लोनिंग का अड्डा है। वह छुपकर उसके पीछे पीछे गया। माफ कीजिए महोदया, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? 10 अक्टूबर प्रशिक्षण मैदान। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। लकड़ी के खंभों पर 2 आकृतियां दृढ़ता से खड़ी थीं, उनकी उपस्थिति एक दूसरे से टकरा रही थी। एक ने अपने हाथों को आपस में सटा रखा था, जो सुनहरी रोशनी से हल्की चमक रहे थे, जबकि दूसरी ने स्वेलो रिटन फिस्ट की शुरुआती मुद्रा धारण कर ली थी। वे वांग गैंग और लू चेंझोउ के अलावा और कोई नहीं थे। दोनों ने न केवल अभ्यास और प्रशिक्षण में भाग लिया, बल्कि कभी कभी मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। वांग गैंग रिटर्निंग पीक फिस्ट में माहिर थे। गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी में 100 से अधिक स्कूल प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और किसी एक शैली जैसे कि एलिफेंट फॉर्म फिस्ट का वर्चस्व नहीं था। अष्टग्राम, ताई ची, वुडांग, शाओलिन, योंग चुन, सब कुछ उपलब्ध था। रिटर्निंग पीक फिस्ट की उत्पत्ति 8 ट्रिग्राम स्कूल से हुई है। इस मुक्केबाजी शैली में व्यापक और शक्तिशाली गतिविधियां शामिल थीं, जिसमें निरंतर और प्रवाहमय मुक्केबाजी की चालें होती थीं, जैसे कि एक दूसरे पर चढ़ी हुई पर्वत श्रृंखलाएं। मैं साधना में 6ठे स्थान पर हूँ, चेंझोउ, सावधान रहना। वांग गैंग दहाड़ते हुए लकड़ी के खंभे की ओर बड़े बड़े कदमों से दौड़ा, मानो कोई पहाड़ धरती पर खिसक रहा हो। जो है सामने रखो। लू चेंझोउ अब 5वें रैंक के शिखर पर था और टाइगर सुप्रीम फिस्ट के जरिए 6ठे रैंक में प्रवेश करने के लिए बस तैयार था।
वान गैंग का सामना करते हुए उसने फ्लाइंग स्वेलो सी स्वीपिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। बैंग बैंग बैंग। महज 1 सेकंड में वान गैंग ने बाएं और दाएं 10 मुक्के बरसाए, एक के बाद एक बिना रुके, मानो माउंट लाओजुन की 10 मील लंबी गैलरी हो, गहरे विलों के पेड़ और चमकीले फूल एक और शिखर की ओर ले जाते हों। पीक 10 फॉर्म्स की वापसी। लाओजुन की पेंटिंग स्क्रीन। लू चेंझोउ ने कुशलतापूर्वक कदम बढ़ाया, लकड़ी के खंभे पर 3 कदम बढ़ाते हुए, फिर सर्प रूप शरीर तकनीक का उपयोग करते हुए वान गैंग के बगल में चक्कर लगाया। प्रत्येक कदम ठोस और स्थिर था, जैसे कोई बाघ अपने पंजे धरती में गाड़ रहा हो। फुटवर्क बुरा नहीं है, देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। वान गैंग दिल खोलकर हंसा और अचानक अपनी गति बढ़ा दी। पहाड़ लौट आते हैं और सड़कें मुड़ जाती हैं। उसने लू चेंझोउ की चाल का अनुमान लगा लिया और उसके उतरने की जगह को पहले ही रोक दिया। आयरन लेग स्किल से लैस अपने दाहिने पैर से उसने एक ही लात मारकर तेल से लथपथ लकड़ी के खंभे को भी तोड़ दिया। लू चेंझोउ हवा में लटकी हुई एक उड़ती हुई अबाबील की तरह वान गैंग के दाहिने पैर पर अपनी बाहों को टिकाकर और उसका उपयोग ऊपर की ओर उछलकर अपनी पीठ के बल पलटकर क्षण भर के लिए अपने गिरने को रोकने में कामयाब रहा। उड़ती हुई अबाबील लौट रही है। बैंग। एक जोरदार सीधा मुक्का वान गैंग की पीठ पर लगा, जिससे वह लकड़ी के खंभे से लगभग गिर ही गया। उसने एक हाथ से खंभे पर थप्पड़ मारा और उछलकर वापस खड़ा हो गया। फिर लू चेंझोउ का तूफानी ब्लैक टाइगर किलिंग फिस्ट आया। नियम तय नहीं थे, स्थिति के अनुसार ढलना और सहजता से बदलना पड़ता था, बशर्ते दोनों नियमों का अच्छी तरह अभ्यास किया गया हो। पब फ्यूचर एड्स। शानदार शारीरिक तकनीक। आपने स्वेलो फॉर्म और टाइगर फॉर्म दोनों में महारत हासिल कर ली है। वान गैंग ने गहरी सांस ली, उसकी हथेली सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उसने लू चेंझोउ की ओर प्रहार किया। मैं अब वज्र हथेली का उपयोग कर रहा हूं। सुनहरी रोशनी की एक चमकती हुई चाप दिखाई दी, जो उस अत्यंत तीव्र प्रहार से बनी एक अवशिष्ट छवि थी। लू चेंझोउ की मुट्ठी जैसे ही उससे टकराई, उसे ऐसा लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो। वान गैंग का चीरक प्रबल था और उसका क्रॉस ट्रेनिंग भी कुछ हद तक सफल रहा था। शारीरिक शक्ति के मामले में लू चेंझोउ कमजोर पड़ गया। टकराना। वान गैंग एक खुदाई मशीन की तरह घूम रहा था, जिसके 3 फुट के दायरे में आना बिना बचाव की तकनीकों का इस्तेमाल किया संभव था। लू चेंझोउ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से पीछे हट गया। उनका अभ्यास सत्र काफी देर तक चला, जिससे कई साथी प्रशिक्षु आसपास जमा हो गए। चेंझोउ वास्तव में वान गैंग से मुकाबला कर सकता है। उसकी शारीरिक तकनीक बहुत ही चालाक है। वान गैंग आमने सामने की लड़ाई में अजेय है, लेकिन वह लू चेंझोउ को छू भी नहीं सकता। लेकिन रुकिए, क्या ये निगलने वाली मुट्ठी की तकनीक है? बाघ की मुट्ठी की नहीं। स्वेलो फॉर्म फिस्ट सिखाने वाले एक प्रशिक्षक ने प्रशंसा की। चेंझोउ की स्वेलो फॉर्म बॉडी टेक्निक ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। वाकई वह स्वेलो फॉर्म के एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। होंग फू ने तुरंत हस्तक्षेप किया। स्वेलो फॉर्म का जीनियस कौन? साफ तौर पर वो टाइगर फॉर्म का जीनियस है। चेंझोउ ने बहुत पहले ही ब्लैक टाइगर फिस्ट में महारत हासिल कर ली थी, यही सबूत है। श्रीमान ली, मेरे छात्र को मत चुराइए। शिक्षक आपस में बातचीत और मजाक कर रहे थे। अंततः 6ठे रैंक के योद्धा की सहनशक्ति का मुकाबला न कर पाने के कारण लू चेंझोउ ने आधे घंटे की रोमांचक लड़ाई के बाद लकड़ी के खंभे से कूदकर हार स्वीकार कर ली। वान गैंग भी हौंफ रहा था। उसने भारी स्वर में कहा, तुमने बहुत जल्दी सुधार कर लिया है। पिछले महीने ही लू चेंझोउ उनके हाथों कुछ 100 चालों का ही सामना कर सका था। 6ठे रैंक पर पहुंचने के बाद हम फिर से अभ्यास करेंगे, हम क्रॉस ट्रेनिंग जारी रखेंगे। वान गैंग ने कहा, वैसे मुझे गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी के स्नातकों में से आयरन क्रॉच स्किल के लिए एक शिक्षक मिल गया है। उनका कौशल उत्कृष्ट स्तर का है, इसलिए वे हमें सिखाने में पूरी तरह सक्षम हैं। लू चेंझोउ ने पूछा, शुल्क कितना है? मैं आपको भेज दूंगा। ये ज्यादा पैसा नहीं है, चिंता मत करो। नहीं, चलो इसे बांट लेते हैं। अरे ये कैसा रहेगा? मैं थोड़ा और अभ्यास कर लूं, फिर तुम्हें सिखाऊंगा। क्या तुम अभी 6ठे रैंक तक पहुंचने पर ध्यान नहीं दे रहे हो? शायद तुम्हारे पास हार्ड चीगोन सीखने का भी समय नहीं होगा। ये चलने लगा। वान गैंग लू चेंझोउ की आर्थिक स्थिति से वाकिफ था और उसने पैसे बचाने में उसकी हर संभव मदद करने की कोशिश की। आखिर हार्ड चीगोन के लिए दवाइयों का बाहरी इस्तेमाल भी हर महीने काफी महंगा पड़ता था। वह पैसों की तंगी के कारण अपने उस साथी को खोना नहीं चाहता था जिसे उसने आखिरकार पाया था। 16 अक्टूबर सुबह। डिंग डिंग डिंग। क्लास खत्म होने के बाद लू चेंझोउ अपनी डेस्क पर बैठकर पोषण संबंधी क्लास के नोट्स दोहरा रहा था।
मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए आहार योजना बहुत महत्वपूर्ण है। कहावत है 70% अभ्यास 30% आहार। अब स्कूल में पेशेवर कैंटीन होने के कारण उन्हें भोजन मिलता है, लेकिन समाज में कदम रखने के बाद या बाहर अकेले होने पर उन्हें अपना उचित आहार स्वयं तैयार करना होगा। धनी मार्शल आर्टिस्ट हमेशा आहार पूरक के रूप में विभिन्न बहुमूल्य जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, जिससे अभ्यास दुगनी प्रभावशीलता के साथ आधा प्रयास में सफल होता है। चेंज हो, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। हुओ तियान्यू मुस्कुराते हुए अंदर आया। कौन? जाकर खुद देख लो। वह अपनी सीट पर लौट आए और युआन झिगांग और अन्य लोग उत्सुकता भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। जब लू चेंजो बाहर आया तो उसने देखा कि वान कयिंग दरवाजे पर खड़ी है। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई और नहीं था। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं आपके साथ एक और मैच खेलना चाहता हूँ। क्या आप छठे स्थान पर पहुंच गए हैं? हाँ, तो फिर कोई मुकाबला नहीं, मैं तो सिर्फ 5वीं रैंक पर हूँ। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लू चेंजो ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। सच कहूं तो वह अब भी उसके धोखे से किए गए लात मारने की घटना की याद से डरा हुआ था। वान कयिंग हंस पड़ी। कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप मुझे चुनौती देने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? तुम नीच वर्ग के हो और मैं भी। ठीक है ना? जब तक मैं छठे स्थान पर नहीं पहुंच जाता तब तक इंतजार करते हैं। लू चेंजो नोट्स लेने के लिए वापस जाना चाहती थी ताकि वह उसे विदा कर सके। ठीक है, तो मैं आपके छठे रैंक पर पहुंचने का इंतजार करूंगा। वान काइंग खुश थी, आखिरकार वह अपनी पिछली बेइज्जती का बदला ले सकती थी। वांग जिदाओ की फटकार के बावजूद वह लू चेंजोऊ के खिलाफ अगले मुकाबले में अपनी पूरी ताकत लगा देगी और उसे जीतना ही होगा। उसमें जीतने की प्रबल इच्छा है। अपने सभी मुकाबलों में भले ही वह जानती थी कि वह कमजोर पड़ रही है और उस पर हावी हो रही है, फिर भी वह कभी हार नहीं मानती थी। लू चेंजोऊ अलग थे। अगर वह जीत नहीं सकता था तो वह जीत नहीं सकता था। हार स्वीकार करना शर्मनाक नहीं था। सुरक्षा सर्वोपरि, मार्शल आर्ट सीखने के लिए शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण मैदान में रात के खाने के बाद लोग हेवनली पाइल का अभ्यास कर रहे थे, मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे थे। लू चेंजो और वान गैंग गहन क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे थे। उनकी जोशीली स्पैरिंग ड्रैगन सिटी की एक शहरी किंवदंती बनने वाली थी। तभी एक उत्साहित आवाज सुनाई दी। हा, अब मैं 7वें स्थान पर हूँ। लियू हुआन ने मुक्कों का एक सेट पूरा किया और 3 फीट ऊंची छलांग लगाई। वह क्यूई रक्त मापन कक्ष की ओर भागा। ची रक्तमान 3.63। बधाई हो, आपने 7वें रैंक के मानक प्राप्त कर लिए हैं। लियू हुआन मुट्ठी बांधे लगभग पागलों की तरह उत्साहित था। प्रतिबंध हटने पर वह फैन जिन की तरह अप्रभावित लग रहा था, लेकिन उसकी भावनाओं को केवल वही समझ सकता था। वान काइंग की तरह उसने हाई स्कूल में प्रवेश करते ही छठी रैंक हासिल कर ली थी, लेकिन फिर 7वीं रैंक तक पहुंचने में उसे 1 साल से अधिक का समय लग गया। 7वें रैंक के बाद हर कदम और भी कठिन होता जाता है। अब उसका लक्ष्य 20 साल की उम्र से पहले 9वें रैंक तक पहुंचना है ताकि वह 25 साल की उम्र तक दूसरे बंधन को तोड़कर मार्शल आर्टिस्ट बन सके। लियू हुआन, अब तुम 7वें रैंक पर हो। छठे स्थान पर रहने वाले अन्य छात्र भी आसपास जमा हो गए। हाँ, बधाई हो, शानदार। मैं 7वीं रैंक कब हासिल करूंगा? सभी को ईर्ष्या महसूस हुई। वेन तियांगे ने कहा, इस शीतकालीन परीक्षा में आपको क्लास ए रेटिंग प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। चलो, मैं आज रात का खाना खिला रहा हूं। लियू हुआन जीत के भाव से परिपूर्ण होकर प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। चेंज हो, मैं अब 7वें रैंक पर हूं। क्या तुम आज रात के खाने पर आ रही हो? लू चेंजो ने हार्दिक बधाई दी। बहुत बढ़िया, मैं नहीं लूंगा, आप अपने भोजन का आनंद लें। वह अर्हत कौशल में सफलता प्राप्त करने ही वाला था और आज रात वान गैंग के साथ कुछ अतिरिक्त समय अभ्यास करना चाहता था। उसके पास मनोरंजन के लिए समय नहीं था। लियू हुआन और अन्य लोग हंसते हुए चले गए। शाम के 9 बजे लियू हुआन और उनके साथियों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था और वापस लौट आए थे। प्रशिक्षण मैदान में लू चेंजो और वान गैंग अभी भी प्रशिक्षण ले रहे थे। ये दोनों वाकई बहुत मेहनती हैं। हाँ, क्या हार्ड चीगोंग इतना व्यसनकारी है? मैंने इसे आजमाया है, ये बेहद दर्दनाक है, लगभग हेवनली पाइल जैसा। ये वाकई बहुत दर्दनाक है। इन दोनों की दृढ़ इच्छाशक्ति की सभी ने वास्तव में प्रशंसा की। लू चेंजो को इस श्रेणी में रखे जाने के बावजूद इतनी मेहनत करते देख लियू हुआन की हालिया सफलता की खुशी भी फीकी पड़ गई। उसने मूल रूप से शाम को आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी लेने की योजना बनाई थी। प्रशिक्षण जारी रखो।
उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं था कि प्रशंसित प्रतिभावान लू चेंझो के सूक्ष्म प्रभाव के तहत उनकी कक्षा की लगन अन्य कक्षाओं की तुलना में कहीं आगे निकल चुकी थी। 10 बजे शाम को वान गैंग ने अपना वज्र हाथ हटा लिया। लू चेंझो के ऊपरी शरीर को देखते हुए, जिससे हल्की गहरी नीली चमक निकल रही थी, उसने 3 भाग संदेह और 7 भाग अविश्वास व्यक्त किया। चेंझो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अरहत कला में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जब मैंने अपनी वज्र हथेली से प्रगति की तो मेरे शरीर पर भी हल्की सी चमक दिखाई दी। तो बात ऐसी है। धन्यवाद भाई वांग। लू चेंझो इस बात से भली भांति परिचित थे। उसने अपनी ऊर्जा का संचार रोक दिया और मार्शल आर्ट के वृक्ष की ओर देखा। अरहत कौशल, निपुण 100%, महारत 1%। वान गैंग ने कहा, सामान्य तौर पर एक बार हार्ट किगोंग में निपुणता प्राप्त करने के बाद त्वचा पर मौजूद क्रॉस ट्रेनिंग से विकसित झिल्ली और 5वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के शक्तिशाली शरीर के बल पर आम लोगों के मुक्के और लाथाम पर कोई असर नहीं कर पाते। यहाँ तक कि दर्जनों निहत्थे आम लोग भी आसानी से एक एक करके ढेर हो जाते हैं। भले ही आम लोग धारदार तलवारें चलाएं, लेकिन जब तक वे अपनी पूरी ताकत वार करने और काटने में न लगाएं, चोटें मामूली ही लगती हैं। इसके अलावा हमारे कौशल के साथ जब तक हमें 1 दर्जन से अधिक लोग एक साथ घेरकर हमला न करें, वे हमें छू भी नहीं सकते। लू चेंझो ने अपने पेट की मांसपेशियों को रगड़ा। ऐसा लगा मानो किसी पत्थर को छू लिया हो। वान गैंग ने पूछा, क्या आपने सचमुच अरहत कला केवल 4 महीने ही सीखी? लू चेंझो ने सिर हिलाया। उसने शुरू में इसे यूं ही आजमाया था क्योंकि सब कहते थे कि हार्ट किगोंग बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्शल आर्ट्स के साथ ये बस ठीक ठाक सा लगा। वान गैंग ने गाली देने से खुद को नहीं रोका। तुम क्रॉस ट्रेनिंग में जन्मजात जीनियस हो। उन्हें वज्र हथेली में महारत हासिल करने में 1.5 साल और छोटी सफलता प्राप्त करने में 2.5 साल लगे। उन्होंने बेहद महंगी $10,000 प्रति बॉक्स गोल्डन जेड ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल किया। दूसरों से अपनी तुलना करना बेहद निराशाजनक हो सकता है। शायद मुझमें वाकई क्रॉस ट्रेनिंग की कुछ प्रतिभा है। लू चेंझो विनम्रता नहीं दिखा रही थी। उसने वान गैंग की सुनहरी हथेलियों को देखा और पूछा, वैसे तुम्हारी रोशनी सुनहरी क्यों है और मेरी नीली क्यों है? निराश वान गैंग ने मजाक में कहा, मैं एक नेक, पैसे देकर जीतने वाला खिलाड़ी हूँ। सतह पर मौजूद गोल्डन जेड ऑइंटमेंट औषधीय गुणों को संचित करता है, जिससे एक सुनहरी परत बन जाती है। आपका ब्लैक जेड ऑइंटमेंट काला है। हल्के नीले रंग की बात करें तो यह अरहत कौशल में महारत हासिल करने के बाद एक्यूपॉइंट्स के भीतर पोषित रहस्यमय शक्ति है। अच्छा, तब लू चेंझो को राहत मिली। जैसे जैसे लड़ाई की तीव्रता बढ़ती गई, $2,100 प्रति बॉक्स ब्लैक जेड नंबर 1 की प्रभावशीलता वास्तव में कम होने लगी। इसलिए उसने इसके खत्म होने के बाद $5,000 प्रति बॉक्स ब्लैक जेड नंबर 2 पर स्विच करने की योजना बनाई। छात्रावास में वापस आकर लू चेंझो अपने शिक्षक को ओल्ड जी कहकर पुकारते थे। गुरुजी, मैंने अरहत कला में महारत हासिल कर ली है। स्पष्ट रूप से चौंक कर फोन के दूसरी तरफ मौजूद जी शुवांतोव ने कुछ क्षण बाद पूछा, क्या आपके शरीर पर नीली परत है? हाँ, लेकिन ये गहरा नीला रंग है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। काला रंग बाहरी रूप से लगाई गई दवा के कारण है। फोन पर काफी देर तक चुप्पी रहने के बाद जी शुवांतोव ने सोच विचार करते हुए कहा, चेंझो, अरहत कौशल का आपका वर्तमान स्तर अब मेरे स्तर से कहीं आगे निकल गया है। अरहत कौशल के इस निपुण स्तर को कभी पत्थर बुद्ध अरहत कहा जाता था। पत्थर से बना बुद्ध अरहत। अरहत कौशल में महारत हासिल करने के बाद शरीर से नीले रंग का प्रकाश निकलता है, जो देखने में नीले पत्थर जैसा लगता है। शरीर पर होने वाले सामान्य हमले उतने ही निष्प्रभावी होते हैं जितने कि किसी पत्थर के बुद्ध पर प्रहार करना, जिसे पत्थर बुद्ध अरहत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ऐसा है। शिक्षक, अरहत कौशल में छोटी सफलता प्राप्त करने के बाद क्या बदलाव आएंगे? कठिन किगोंग में प्रवेश करना आसान है, लेकिन इसमें गहराई से महारत हासिल करना कठिन है। आपको इसमें महारत हासिल करने में 4 महीने लगे, लेकिन मुझे डर है कि छोटी सफलता प्राप्त करने में लगभग आधा साल लग जाएगा। छोटी सफलता के क्षेत्र को लौह बुद्ध अरहत कहा जाता है। उसके बाद महान सफलता तांबे के बुद्ध अरहत के रूप में आती है और पूर्णता स्वर्ण बुद्ध अरहत के रूप में आती है। सर्वोच्च अवस्था में शरीर वज्र के समान होता है, तलवारों और भालों से अप्रभावित, मानो ड्रैगन को वश में करने वाले अरहत जीवित हों। इस समय आप 18 अरहत स्वर्ण शरीर कौशल की साधना में सहजता से प्रवेश कर सकते हैं, जिसे प्रथम श्रेणी के कठिन किगोंग में सर्वोच्च माना जाता है। गुरुजी, यदि स्वर्णिम शरीर कौशल में निपुणता प्राप्त कर ली जाए तो क्या क्या लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं?
लू चेंझो ने पूछे बिना नहीं रह सका, उसकी आकांक्षाएं जागृत हो गईं। जी शुवानतोव के विचार कॉलेज की ओर लौट आए और उसने कहा, मेरे जानने वाले लोगों में ईविल टाइगर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति है जिसने गोल्डन बॉडी स्किल में महारत हासिल की है, और वह अब ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में ड्रैगन फॉर्म फिस्ट प्रशिक्षक है, ब्रेकथ्रू सेकंड शैकल्स आयरन पाइन ड्रैगन चेन जीयू, जिसने बाद में एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में इसमें महारत हासिल की। एक बार सफल हो जाने पर उसी क्षेत्र में बहुत कम लोग ही उसकी रक्षा पंक्ति को भेद पाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में वह अपनी जन्मजात शक्ति से बड़े कैलिबर की स्नाइपर राइफलों का सक्रिय रूप से सामना करने में सक्षम था। यह दृश्य मुझे विशेष रूप से याद है। साधारण मार्शल आर्टिस्ट शक्ति की सहायता से भी मानक स्नाइपर राइफलों से मुश्किल से ही बचाव कर पाते हैं, और बड़े कैलिबर की स्नाइपर राइफलों का सक्रिय रूप से सामना करने के लिए ब्रेकथ्रू सेकंड शैकल्स की जन्मजात सच्चीची का उपयोग आवश्यक होता है। आयरन पाइन ड्रैगन चेन जीयू। लू चेंझो ने इस व्यक्ति को अपने मन में अंकित कर लिया था। जी जुआनटोव ने पूछा, चेंझो, क्या आपको लगता है कि एक्सचेंज प्रतियोगिता से पहले छठी रैंक हासिल करना संभव है? कोई बात नहीं, प्रतियोगिता वाले दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जब तक तुम छठे स्थान पर हो तब तक प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी की रणनीति का गहन अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पाषाण बुद्ध अर्हत शरीर के साथ तुम उन सभी को परास्त कर दोगे। हालांकि मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ जीत हासिल करने में उपलब्धि का एहसास होता है। अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को क्षुद्र रूप से कुचलना और हराना वास्तव में सबसे रोमांचक है। ओल्ड जी में जोश था, उनकी आवाज में थोड़ी उत्तेजना थी। लू चेंझो की तरक्की देखना किसी रोमांचक उपन्यास को पढ़ने जैसा लग रहा था। वे उत्सुकता से यह जानने के लिए उत्सुक थे कि लू चेंझो भविष्य में किस मुकाम तक पहुंचेगा। धन्यवाद शिक्षक। लू चेंझो ने फोन काट दिया और मार्शल आर्ट के पेड़ की ओर देखा। टाइगर सुप्रीम फिस्ट महारत 99%। टाइगर सुप्रीम फिस्ट एक बड़ी सफलता के कगार पर था, जो छठे रैंक पर उसके आत्मविश्वास का आधार था। अब सोने का समय हो गया है, कल मैं इससे टाइगर गार्डन में आजमाऊंगा। उसने अपनी बहुमूल्य ब्राइट गॉड नंबर 1 औषधि निकाली। उसे पूरा भरोसा था कि वह इस महीने सफलता हासिल कर लेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा से पहले सुरक्षा और मजबूती के लिए औषधि लेना जरूरी था। मुख्यतः इसलिए क्योंकि अगर वह और इंतजार करता तो उसकी वैधता समाप्त हो जाती। वास्तविकता कोई उपन्यास नहीं है। प्राचीन खंडहरों की खोज करना और हजारों साल पुरानी ऐसी दवाएं ढूंढना जो आज भी उपयोगी हो, जैसी कोई बात नहीं है। सभी दवाओं की एक निश्चित समय सीमा होती है। 17 अक्टूबर, छुट्टी का दिन। टाइगर गार्डन। लू चेंझो ने ब्राइट गॉड मेडिसिन पी और उसे अपने सिर के ऊपरी हिस्से में ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। लू चेंझो ने एक गहरी सांस छोड़ी और तुरंत अपने मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए तैयार हो गया। टकराना। एक मुक्के के साथ ही हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और बिना रुके उसने अपनी चालों का सिलसिला जारी रखा। एक भयंकर बाघ में रूपांतरित हो गया जिसके वारों से टाइगर गार्डन का खालीपन चटकने और टूटने की आवाज से गूंज उठा। वह जहां भी जाता, पतझड़ की हवा गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जाती और धूल का एक कण भी उसके शरीर को नहीं छूता। 2 दौर के बाद लू चेंझो को एक अलग ही एहसास हुआ। उसके विचार एकदम स्पष्ट थे और ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों छोटे छोटे आदमी उसकी आंखों के सामने मुक्केबाजी की तकनीक का अभ्यास कर रहे हों। इसकी प्रभावशीलता बढ़ गई है। ब्राइट गॉड मेडिसिन में वाकई कुछ खास बात है। लू चेंझो 1 लाख रुपये की दवा बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। समय बीत गया। लू चेंझो और भी तल्लीन हो गया। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि मार्शल आर्ट्स ट्री उसे प्रेरणा का एक क्षण देगा या नहीं। वह बस अपने मुक्कों का अभ्यास करता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि वह आवश्यक स्थिति प्राप्त कर लेगा। औषधीय प्रभाव निरंतर बना रहा। लू चेंझो को पता भी नहीं चला और वह लगातार 4 घंटे अभ्यास करता रहा। उसे इतना आनंद आ रहा था कि मानो उसके शरीर में एक स्पष्टता छा गई, मानो कागज की एक परत फट गई हो। लू चेंझो ने जोर से चीख मारी। उसके द्वारा खोले गए स्पर्श बिंदुओं के भीतर एक रहस्यमय शक्ति ने उसके शरीर की हर कोशिका को पोषण दिया, जिससे उसका शरीर फिर से मजबूत हो गया। उसकी हड्डियां तलवार की तरह झंझना रही थीं और उसके आंतरिक अंग इंजन की तरह गड़गड़ा रहे थे। मुझे अब छठे स्थान पर होना चाहिए था। लू चेंझो ने अपना बाघ का पंजा बढ़ाया और अगाध शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसने उस विचित्र चील के पेड़ को भेद दिया जहां वह अभ्यास करता था। पेड़ की छाल चकनाचूर हो गई और उसने तने में कई छेद कर दिए। अगर यह किसी व्यक्ति को जकड़ ले तो। लू चेंझो ने बाघ रूप की उग्रता को दबा दिया और आराम करने के लिए लेट गई। उसने टाइगर ब्रदर की ओर देखा, जिसने भी उसकी ओर देखा। यह बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं अब जाने वाला हूं।
लू चेंझो को टाइगर ब्रदर से अलग होने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। गर्जन। टाइगर ब्रदर ने धीमी सी गुर्राहट निकाली। अब आप जा सकते हैं टाइगर मास्टर। मैं यहाँ हर दिन अपनी दहाड़ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यह बहुत परेशान करने वाला है। लू चेंझो ने धरती और आकाश पर 1 घंटे आराम किया, उनकी शक्ति लगभग पूरी तरह से बहाल हो गई थी। उन्हें कुछ औषधीय प्रभाव महसूस हो रहा था और 1 लाख की कीमत को देखते हुए वे अपने सहायक मुक्केबाजी कौशल स्वेलो रिटर्न फिस्ट का अभ्यास करने से खुद को रोक नहीं पाए, जो लगभग सफल रहा। द्वितीयक मार्शल आर्ट से उन्हें केवल ची ब्लड वैल्यू में मामूली वृद्धि मिली। लू चेंझो को मुख्य रूप से टाइगर फॉर्म के पूरक के रूप में और साथ ही एक नए दिव्य बीज को परिष्कृत करने के लिए स्वेलो फॉर्म की आवश्यकता थी। कई दौरों के बाद लू चेंझो को लगा कि आज उसका स्वेलो रिटर्न फिस्ट असाधारण रूप से सटीक है। जब उसने मार्शल आर्ट्स ट्री की ओर देखा तो उसकी दृष्टि और भी तीव्र हो गई। स्वेलो रिटर्न फिस्ट की पत्तियां चमक उठीं। क्या प्रेरणा अचानक मिली। लंबे समय से लू चेंझो को टाइगर फॉर्म फिस्ट से ही प्रेरणा मिलती रही थी। उन्हें लगता था कि शायद इसका कारण उनका व्यक्तित्व बाघ जैसा था। उन्हें स्वेलो फॉर्म से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वह अत्यंत प्रसन्न था, उसकी सारी थकान दूर हो गई थी। स्वेलो रिटर्न फिस्ट छोटी सफलता 94%, छोटी सफलता 95%। स्वेलो रिटर्न फिस्ट बड़ी सफलता 2%, बड़ी सफलता 3%। लगातार अलर्ट आते रहे। स्वेलो रिटर्न फिस्ट ने आसानी से बाधा को पार कर लिया और आज बड़ी सफलता हासिल की। लू चेंझो ने अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा और उनकी मांसपेशियों और हड्डियों की फुर्तीली ताकत अचानक फूट पड़ी और उछल पड़ी। बिना दौड़े या पैरों को ज्यादा मोड़े वह आसानी से 2 मीटर ऊंचा कूद गया। वह दिल खोलकर हंसा और इस गति का फायदा उठाते हुए अपने पहले से ही उत्कृष्ट स्तर के समुद्र पार करने वाले शरीर का प्रदर्शन किया। जैसे कोई चिड़िया आसमान में उड़ती है, किसी चील के पेड़ पर छलांग लगाती है और शाखाओं के बीच से ऐसे फुर्ती से उड़ती है मानो लंबे हाथों वाला बंदर भी उसके सामने दयनीय स्थिति में हो और डर से चीखने पर मजबूर हो जाए। वही डार्क फोर्स, लेकिन टाइगर फॉर्म डार्क फोर्स और स्वेलो फॉर्म डार्क फोर्स स्पष्ट रूप से भिन्न थे। एक अत्यधिक शक्तिशाली, आसानी से प्रज्वलित और विस्फोट करने वाला, जबकि दूसरा फुर्तीला और हल्का, लगभग एक परी पक्षी की तरह तैरता हुआ। उत्तेजना शांत होने के बाद लू चेंझो जमीन पर उतरा। मैं अब सिर्फ एक साधारण बाघ नहीं हूं, मैं एक अबाबिल पंखों वाला बाघ हूं। बाघ के रूप के साथ अबाबिल रूप का संयोजन, मानो बाघ में पंख जोड़ दिए गए हो, सारस रूपों से कुछ कमतर नहीं होना चाहिए। टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म्स में अपार संभावनाएं थीं। लू चेंझो ने सूरज की ओर देखा। देखते ही देखते वह सुबह से दोपहर तक मुक्केबाजी का अभ्यास करता रहा। अब दवा लगभग खत्म हो चुकी थी और उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी थी। अब खाने और फिर आराम करने का समय है। आज मैंने 2 मुक्केबाजी तकनीकों में सफलता हासिल कर ली है और अपना काम बखूबी पूरा कर लिया है। आज रात मैं सिर्फ स्वर्गीय ढेर साधना का अभ्यास करूंगा और कोई मुक्केबाजी नहीं करूंगा। लू चेंझो ने खुद को एक दिन की छुट्टी देकर पुरस्कृत करने का फैसला किया। माप कक्ष। खाना खाने के बाद ऊर्जावान लू चेंझो ने बेसिक बॉक्सिंग का अभ्यास पूरा किया। ची रक्तमान 3.18। बधाई हो, आपने 6ठे रैंक का मानक प्राप्त कर लिया है। वह सुहावनी आवाज लू चेंझो के दिमाग में गूंजी और उसने राहत की एक लंबी सांस ली। 6ठा स्थान, शानदार। 6ठे रैंक के लिए क्यूई ब्लड का मानक 2.98 था और लू चेंझो पहले ही इसे पार कर चुका था। अपने प्रशिक्षण के इस चरण में वह डार्क फोर्स क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। अब उसे अपनी मुक्केबाजी तकनीक को और निखारना था, जब तक कि वह सबसे महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट कौशल को हासिल न कर ले, जिसके बाद वह बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हुआ क्षेत्र। 7वें रैंक का मानक 3.58 था। एक बार जब टाइगर सुप्रीम फिस्ट को बड़ी सफलता मिल जाएगी तो स्वाभाविक रूप से वह इसे हासिल कर लेगा। लू चेंझो प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलते समय ऐसा महसूस कर रही थी मानो आकाश बहुत ऊंचा हो और सागर विशाल हो। कुछ देर सोचने के बाद वह यूझेन के कार्यालय की ओर चल पड़ा। ... क्या तुम पहले ही 6ठे रैंक पर पहुंच गए? स्वर्गीय ढेर साधना पूरी कर चुके यूझेन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्हें लगा था कि लू चेंझो शीतकालीन परीक्षाओं से पहले शायद ही 6ठे रैंक तक पहुंच पाएगा। आखिरकार उसे 5वें रैंक तक पहुंचने में ही 3 महीने लग गए थे। ये गति कुछ हद तक डरावनी थी। लू चेंझो की आंखों में उम्मीद की चमक थी जब उसने पूछा, शिक्षक जी, शीतकालीन परीक्षाओं में मुझे एक ग्रेड मिलने में कोई समस्या नहीं है ना? यूझेन मुस्कुराते हुए बोला, ये निश्चित रूप से स्थिर है। अचानक उसने पूछा, चेंझो, क्या आपने टाइगर सुप्रीम फिस्ट के साथ बड़ी सफलता हासिल कर ली है?
आमतौर पर टाइगर सुप्रीम फिस्ट के साथ केवल अत्यधिक सफलता प्राप्त करने पर ही कोई व्यक्ति छठे रैंक के क्यूई ब्लड तक पहुंचने की उम्मीद कर सकता है। नहीं, बस छोटी सी सफलता। यू झेन को अचानक एहसास हुआ, तो फिर यह मुक्केबाजी की तकनीक में एक बड़ी सफलता होनी चाहिए जिसका आप क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, मेरी स्वेल्लो रिटर्न फिस्ट ने भी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अर्हत स्किल में मैंने कल ही महारत हासिल की है और 2 मूवमेंट तकनीकें भी बड़ी सफलता के स्तर पर हैं, इसलिए मैं छठे रैंक पर जल्दी पहुंच गया हूं। यू झेन को केवल इतना पता था कि लू चेंजो कई तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि महीने में एक इक्विपमेंट का अभ्यास करते हुए भी उस युवक ने अपनी क्रॉस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट में बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। वह इसके पीछे की मेहनत की कल्पना भी नहीं कर सकता था, और लड़के की प्रतिभा निश्चित रूप से असाधारण थी। ए श्रेणी के मार्शल आर्ट प्रतिभाओं में वह श्रेष्ठ था। विश्वविद्यालय पहुंचने पर उसमें उच्च स्तरीय विशेष मार्शल आर्ट प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता होगी। रुको, तुमने अर्हत कौशल में भी महारत हासिल कर ली है। यू झेन अचानक होश में आया और उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी के भाव दिखाई दिए। उसने लू चेंजो की कमीज ऊपर उठाई, जिससे उसकी मांसपेशियां हल्की गहरे नीले रंग की चमक बिखेरती हुई दिखाई दी, मानो किसी अर्हत की मूर्ति की तरह। यू झेंग ने हाथ बढ़ाकर धीरे से थपथपाया। धड़ धड़ धड़। आवाज धीमी थी, मानो हरे पत्थर से टकरा रही हो। शरीर में एक सियान चमक है, हरे पत्थर के समान रंग। वास्तव में ये पत्थर बुद्ध अर्हत का शरीर है। यू झेंग ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे अच्छी तरह याद था कि लू चेंजो ने जून में हार्ड किगोंग सीखना शुरू किया था। महज 4 महीनों में ही उसने द्वितीय श्रेणी के हार्ड किगोंग में महारत हासिल कर ली थी, जो अविश्वसनीय था। यह एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। प्रथम श्रेणी की प्रतिभा तो बस उसकी शुरुआत थी। उसने खुद को संभाला, खड़ा हुआ और लू चेंजो के कंधे पर थपथपाते हुए उसे बधाई दी। हाई स्कूल के अपने आखिरी कुछ महीनों का आनंद लें। शीतकालीन परीक्षाएं समाप्त होने के बाद आपको अपने सहपाठियों को अलविदा कहना होगा और ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होगा। लू चेंजो के चेहरे पर अनियंत्रित खुशी की मुस्कान आ गई। ठीक है, धन्यवाद शिक्षक जी। विश्वविद्यालय मैं यहाँ आया। लू चेंजो छात्रावास। लू चेंजो ने अपने गुरु और माता पिता को छठी रैंक प्राप्त करने की खबर दी, लेकिन फिलहाल किसी और को नहीं। समय बदल चुका था और अब उसे मार्शल आर्ट का धुरंधर माना जाता था, जो कुछ असामाजिक तत्वों के लिए कांटे के समान था। उसे स्कूल और अधिकारियों के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना था। आपराधिक ताकतों की दुर्भावना के खिलाफ उसे अपनी कला को छिपाना सीखना था, ताकि उन्हें चौंका सके और अप्रत्याशित दांव से उन्हें हरा सके। फोन पर बात करते हुए जी शुवांटोग अपनी हंसी नहीं छिपा पाईं। ये स्थिर है, 100 स्कूलों के टूर्नामेंट के लिए आपके अलावा और कौन हो सकता है? यह अतिशयोक्ति है शिक्षक जी, मैं शीर्ष 3 में आने का लक्ष्य रखूंगा। लू चेंजो अब भी बहुत रूढ़िवादी थे। जी शुवांटोग जानती थी कि उसका चरित्र बेहद स्थिर और विनम्र था। वह हंसा और बोला, शीर्ष 3 में आना अच्छा है, आपका बोनस तैयार है। गुरु आपका धन्यवाद। लू चेंजो दिखावा नहीं कर रही थी। उनके लिए जी शुवांटोग परिवार के सदस्य थे, एक पालक पिता थे।